वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का किसी भी जाति, धर्म, देश या फिर किसी को भी आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है। और यहाँ पे थोड़े 18+ मूवमेंट्स हो सकते हैं, तो अगर आप 18 साल से छोटे हो तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके इस वीडियो को देखना। सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम एक लड़के का सीन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, और वो इधर उधर कमरे में घूम रहा था। और लेकिन वो फिर से तसल्ली करने के लिए आईने की ओर जाता है और वो अपने चेहरे को देखता है और वो कहता है कि चेहरा तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है, नाम भी मित्सुओ ही है। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? और देखते हैं कि हुआ क्या था। असल में वो जब परमैन का काम करके घर पे वापस आया था तब अपने परमैन का सामान वापस रख लिया था और शांति से बिस्तर पे बैठा हुआ था। और धीरे धीरे करके रात हो जाती है और रात का खाना खाने के बाद वो लेटने के लिए जा रहा था बिस्तर पे। तभी उसको आसमान में एक लाइट चमकती हुई दिखती है और वो उसको देखने के लिए परमैन का सूट पहन के वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही वो जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक गोला रखा हुआ था। उसको नहीं पता था कि वो गोला क्या था, लेकिन उसने आसपास की जगह को तबाह करके रख दिया था। और जैसे ही वो उस गोले के पास जाता है, उसको टच करता है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि अचानक जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वो इस दुनिया में था और यहाँ पे मित्सुओ की बॉडी के अंदर था। और वो जिस दुनिया के अंदर था ना, यहाँ पे परमैन नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी और इस प्लेनेट का नाम था ब्लू स्टार प्लेनेट। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि वो जिस बॉडी के अंदर आया था ना, वो बॉडी भी मित्सुओ जैसी ही थी। उस बॉडी के अंदर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं था और उसका नाम भी मित्सुओ ही था। ये बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंसेस वाली बात थी। ऐसा तो होना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था कि उसने एक गोले को टच किया और वो दूसरी दुनिया में आ गया, और वो भी उसी बॉडी के अंदर आ गया जैसी उसकी पृथ्वी पे बॉडी थी। और साथ ही साथ उसका नाम भी मित्सुओ था। और साथ ही साथ इस दुनिया के अंदर कुछ अजीब था। यहाँ की जो एनवायरनमेंट था ना, वो बहुत ज़्यादा ही अलग था पृथ्वी के मुकाबले, क्योंकि यहाँ की हवा बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी थी पृथ्वी के मुकाबले। और साथ ही साथ यहाँ के एनवायरनमेंट में अपना अलग ही दबाव था जो कि प्रेशर बना रहा था। भले ही वो इस मित्सुओ वाली बॉडी के अंदर था तब भी, क्योंकि ये जो मित्सुओ वाली बॉडी थी ना, वो उसके पृथ्वी वाले मित्सुओ वाली बॉडी से बहुत ज़्यादा मजबूत थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बॉडी जो है ना, वो उसके परमैन वाले अवतार से भी ज़्यादा मजबूत है। परमैन वाला अवतार बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि उसकी जो ताकत है ना, वो नॉर्मल इंसान से 6667 गुना ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन ये वाली जो बॉडी है ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत लग रही है। उसके पृथ्वी वाले जो मित्सुओ की बॉडी है ना, उससे कम से कम 20 से 30 गुना ज़्यादा मजबूत है। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन पता नहीं अचानक क्या होता है कि उसके सिर में दर्द शुरू हो जाता है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो दर्द क्यों हो रहा है। इस दुनिया में आए उसके 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसको सिर में दर्द शुरू हो चुका था। और वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। और कुछ टाइम बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाता है वो, और समझने लगता है कि इस दुनिया के बारे में। असल में ये जो दुनिया है ना, इसका नाम ब्लू स्टार प्लेनेट है। और इस दुनिया के अंदर 100 साल पहले एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉयड आके गिरा था, और उसकी वजह से पता नहीं इस दुनिया में क्या हुआ कि जो सबसे पहले जानवर थे ना, वो इवॉल्व करने लग चुके थे। वो नॉर्मल जानवर से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे। उसके ऊपर गोलियां मारो तब भी काम नहीं करती थी। और जैसे जैसे समय बीतता गया ना, वैसे वैसे वो और ज़्यादा स्ट्रांग होते गए। उसके बाद तो उनके ऊपर ना ही मिसाइलों का कुछ फर्क पड़ा और ना ही किसी और वेपन का। लेकिन अभी भी इंसानों के पास एक होप थी, न्यूक्लियर वेपन की। लेकिन वो इंसिडेंट जब हुआ तब इंसानों की सारी होप चली जा चुकी थी। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि वो इंसानियत को बचाए तो बचाए कैसे, क्योंकि जो फेरॉन नाम का जानवर था ना, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उस फेरॉन नाम के जानवर को कैसे रोके। असल में जो इंसान थे ना, उन्होंने सारे बिष्टों को नाम दे दिया था। असल में जो ताकतवर बिष्ट थे ना, उनको नाम दे दिया था ताकि उनको पहचाना जा सके। और वो जो फेरॉन नाम का जानवर था ना, वो अभी के टाइम पे इंसानों ने जो लेवल डिसाइड किए थे ना, उसके हिसाब से किंग टीयर पर था। और पता नहीं उसके अंदर कुछ अजीब ही म्यूटेशन हो रहा था और इंसानों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो उसके पास जा नहीं सकते थे, क्योंकि उसके गार्ड बहुत सारे बीस्ट कर रहे थे। उसकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे बीस्ट आगे आ चुके थे, यहाँ तक कि उनमें से कुछ किंग टीयर के भी बीस्ट थे और इंसान जा भी नहीं सकते थे। और इंसानों के पास एक आखिरी होप थी न्यूक्लियर वेपन की। लेकिन ये कोई आसान मामला नहीं था, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन को चलाना यानी रेडिएशन को फैलाना था। क्योंकि एक बार अगर रेडिएशन फैल गया और कुछ अनहोनी हो चुकी तो ये दुनिया भी ख़त्म हो सकती थी। इसलिए इंसान बहुत ज़्यादा हिचक रहे थे। पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे करके ताकतवर बनता जा रहा था वो बीस्ट। अब वक्त आ चुका है इंसानों के सबसे पावरफुल हथियार का इस्तेमाल करने का, न्यूक्लियर वेपन का। और उन्होंने सोचा कि क्या सच में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो पावरफुल लीडर्स थे, उन्होंने फिर सारे लीडर्स ने मिल के बैठ के डिसाइड किया
कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, अब तो करना ही होगा वरना इंसानियत खतरे में आ सकती है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, और सारे लीडर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि अब न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन उनको डर सबसे बड़ा ये था कि अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया गया तो रेडिएशन से इंसानों को भी खतरा हो सकता है। सो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में ढूंढा था और उन्होंने रेडिएशन से बाहर निकलने के बारे में भी ढूंढ लिया था, लेकिन उसके अंदर थोड़ा वक्त लगने वाला था। इसलिए इंसानों को उन्होंने अलग जगह पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। उस वक्त ज़्यादा इंसान बचे नहीं थे क्योंकि उन बिष्टों की वजह से बहुत सारे इंसान की जान चली जा चुकी थी। इस वजह से जो बाकी बचे हुए इंसान थे ना, कम से कम 1.5 करोड़ लोग जिंदा बचे थे। और फिर सबसे ज़्यादा ताकतवर लीडर्स ने कहा कि हमें अब उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसके पहले हमने सारे इंसानों को सबसे सेफ जगह पे ले जाना पड़ेगा, अंडरग्राउंड जगह पे। और जो उन्होंने अंडरग्राउंड बंकर बना के रखे थे ना, उसी के अंदर सारे इंसानों को भेज दिया गया। बिष्टों को पता नहीं था कि ये इंसान कर क्या रहे थे, लेकिन वो लोग उस जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले क्योंकि वो लोग अपने किंग की रक्षा कर रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे किंग टीयर बिस्ट थे जो कि उस वाले किंग टीयर बिस्ट की रक्षा कर रहे थे। और फिर वक्त आ चुका था न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने का, क्योंकि सारे इंसान सेफ जगह पे शिफ्ट हो चुके थे। और जैसे ही वो लोग न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करते, सारे इंसान बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे क्योंकि उनको पता था कि न्यूक्लियर वेपन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। और गाइस, यहाँ पे जो न्यूक्लियर वेपन है ना, उसकी जगह तुम्बा वेपन कहा गया है। और गाइस, जो मैंने 100 साल बोला था ना गाइस, ये 1000 साल पहले की बात है। और अब देखते हैं हम, जो किंग टीयर बीस्ट थे ना, उनको सेंस हो जाता है कि कुछ खतरा होने वाला है, क्योंकि उनकी ताकत बढ़ने के साथ साथ उनकी सेंसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उनको ये नहीं पता था कि कौन सा खतरा आने वाला है, लेकिन उनको ये जरूर पता था कि कोई ना कोई खतरा जरूर आने वाला है। इसलिए जो बाकी के किंग टीयर बीस्ट थे ना, वो बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे क्योंकि वो खतरा बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था उनको। इसलिए वहाँ पे कुल 5 किंग टीयर बीस्ट थे, जिसमें से एक इवॉल्व हो रहा था और बाकी के 4 उसको गार्ड कर रहे थे। उनमें से 2 किंग टीयर बीस्ट आगे आते हैं और वो लोग अपनी जान ले लेते हैं, और जो अपनी एनर्जी है ना, वो उस वाले किंग टीयर बीस्ट को दे देते हैं, जिसके कारण वो जल्दी इवॉल्व हो सके। और वो किंग टीयर बीस्ट भी जल्दी इवॉल्व होने लगता है। और जो न्यूक्लियर वेपन्स थे ना, उसको चलाने का वक्त आ चुका था। और यहाँ पे इंसानों के कंट्रोल रूम में वो लोग देखते हैं कि जिस किंग टीयर बीस्ट के ऊपर वो लोग ध्यान दे रहे थे ना, उसका एनर्जी का लेवल धीरे धीरे करके बढ़ रहा था और वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ता चला जा रहा था। असल में इंसानों को ये नहीं पता था कि कौन सा बिस्ट कितना ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए उन्होंने सारे बिस्टों को एक ही इस तरह से डिसाइड किया था कि उनकी एनर्जी के लेवल के हिसाब से हम उनको बांटेंगे और इसी के हिसाब से हम उनका रैंक करेंगे कि वो कौन सा बिस्ट कितना ताकतवर है। और उनको ये नहीं पता था कि एनर्जी क्या है, लेकिन उन्होंने इतने सालों में कम से कम 5 साल लगा के उस एनर्जी पे रिसर्च किया। तब उनको पता चला कि ये एनर्जी थोड़ी अजीब है, और ये जो नॉर्मल एनर्जी है ना, जो हमें खाने से मिलती है, ये उससे ज़्यादा ताकतवर एनर्जी है। और ये जो एनर्जी है ना, उसको फियांग एनर्जी उन्होंने नाम दिया था। जैसे रेडिएशन को ट्रैक करने वाला एक सिस्टम था ना, वैसे उन्होंने फियांग एनर्जी को ट्रैक करने वाला एक सिस्टम बना दिया, जिसकी वजह से वो लोग समझ सके कि कौन सा बीस्ट कितना ज़्यादा ताकतवर है। और उन्होंने जैसे ही उस किंग टीयर बीस्ट जो इवॉल्व हो रहा था ना, उसके बारे में देखा, तो वो बहुत ज़्यादा ही उसका एनर्जी लेवल बढ़ रहा था। और इंसानों ने एक वक्त भी नहीं गंवाया और कहा कि जल्दी से न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च किया जाए, यानी तुम्बा वेपन को लॉन्च किया जाए। और तुम्बा वेपन को जैसे ही लॉन्च किया जाता है ना, सारे इंसानों के जो सांसें थी ना, वो थम सी जा चुकी थी, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त जैसा लग रहा था। क्योंकि अगर इसने काम नहीं किया तो समझ लेना कि इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी। और उनको नहीं पता था कि क्या हुआ। और अचानक एक बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी आती है जैसे तुम्बा वेपन ब्लास्ट करता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे धरती पे एक छोटा सा सूरज उगाया हो और वो बहुत ज़्यादा चमक मार रहा था और बहुत ज़्यादा तेज रोशनी आने लगी थी। आसपास की सारी जगह तबाह हो चुकी थी। और वो जो किंग टीयर बिस्ट इवॉल्व कर रहा था ना, उसने भी बहुत ज़्यादा ही तेज एनर्जी को महसूस किया था और वो अपनी एनर्जी के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा तेज कर सकता था, और उसने बहुत ज़्यादा तेज कर भी लिया था। और जो बाकी के जो 2 किंग टीयर बिस्ट बचे हुए थे ना, उन दोनों ने भी अपनी जान दे दी थी ताकि उस किंग टीयर बिस्ट को जल्दी से इवॉल्व कर सके। और वो जो किंग टीयर बिस्ट था ना, वो जल्दी से इवॉल्व होने लगा था। और जैसे ही वो इवॉल्व हो रहा था ना, उसने अपने आसपास एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बैरियर बना दिया था। लेकिन जो तुम्बा वेपन था ना, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। उसके कारण जो आसपास के बीस्ट थे ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मर चुके थे, एक झटके में ही ख़त्म हो चुके थे। और जो आसपास की जगह थी ना, वो भी बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो चुकी थी। और साथ ही साथ वो जो किंग टीयर बीस्ट था ना,
उसका एनर्जी का बैरियर चकनाचूर हो जाता है उस तोम्बा वेपन के कारण, और वो भी बहुत ज़्यादा दूर जाने लगता है तेजी से। लेकिन ये तोम्बा वेपन था, ये कोई आसान बिल्कुल भी नहीं था, और उसने अपनी पूरी की पूरी जान लगा दी, एनर्जी पूरी की पूरी जला दी। लेकिन फिर भी वो जो तुम्बा वेपन था ना, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, और उस बिस्ट को लगा था कि वो मरने ही वाला था। लेकिन वो अपनी आसपास कुछ अजीब सा महसूस करता था, क्योंकि उसकी चमड़ी पहले ही इतनी मजबूत हो चुकी थी कि ये मामूली हीट वेव उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। लेकिन ये तोम्बा वेपन था, उसके ब्लास्ट होते ही उसका जो टेम्परेचर था ना, वो 3000 सेल्सियस तक चला जाता है। इस वजह से उसकी जो टेम्परेचर सहने की ताकत थी ना, उसको लिमिट को पार कर चुका था। लेकिन फिर भी वो जो बिस्ट था ना, वो कुछ अजीब महसूस करता है। उस बिस्ट को कुछ अजीब सा कुछ लग रहा था, और वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है, और कुछ अचानक अप्रत्याशित होता है। और सारे इंसान जो देख रहे थे ना, उनको लगा था कि तुम्बा वेपन के कारण वो बिस्ट खत्म हो चुका था, और वो लोग खुशियाँ मना रहे थे। लेकिन तभी कंट्रोल रूम के अंदर से एक एनर्जी फ्लक्चुएशन का नोटिफिकेशन आता है, और जो कंट्रोल रूम में गार्ड करने वाले लोग थे ना, वो उस नोटिफिकेशन को देखते हैं, और वो लोग देखते हैं कि वो जो एनर्जी फ्लक्चुएशन था ना, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, उस किंग टीयर बिस्ट की ताकत को भी पार कर चुका था। एनर्जी का फ्लक्चुएशन कम से कम 1 करोड़ तक जा चुका था। और वो लोग कहते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, वो बिस्ट मरा नहीं है क्या अभी तक। और उनकी आखिरी होप भी जा चुकी थी, क्योंकि तोम्बा वेपन उनके पास सबसे ज़्यादा खतरनाक वेपन था। लेकिन वो लोग उस जो बीस्ट था ना, उसको बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में देखते हैं। लेकिन फिर भी उसका एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा आगे जा चुका था। अगर कोई इंसान उसके पास भी गया ना, तो उसके सिर्फ प्रेशर से ही वो ख़त्म हो सकता था। और किंग टीयर बीस्ट ही इतने ज़्यादा ताकतवर थे, और किंग टीयर के नीचे के बीस्ट भी बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, जिसके पास इंसान जा ही नहीं सकते थे। अगर इंसान अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल हथियार जो अभी तक उन्होंने बनाया था ना, जो कि एक आर्मर था, उन्होंने बिस्टों पे रिसर्च करके ये आर्मर बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर था, और बहुत ज़्यादा पावरफुल बिस्टों को मारने के बाद ये आर्मर बना था। और साथ ही साथ उस आर्मर को पहन के भी गया ना कोई उस बिस्ट के पास, तो उस बिस्ट के सिर्फ प्रेशर से ही वो ख़त्म हो सकता था पूरी तरह से। और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस बिस्ट का करे तो करे क्या अब। लेकिन वो जख्मी हालत में था और हिल डुल नहीं सकता था, इसलिए इंसानों के लिए ये बहुत ज़्यादा राहत की बात थी। लेकिन तब तक जब तक वो बीस्ट कम्प्लीटली हील नहीं हो जाता। जब वो बीस्ट कम्प्लीटली हील हो जाएगा ना, तब ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और फिर इंसानों ने अपने सबसे आखिरी हथियार हाइड्रोजन वेपन का भी इस्तेमाल करने के बारे में सोच लिया था, यानी टोम्बा 2 वेपन का इस्तेमाल करने के बारे में भी सोच लिया था। ये जो टोम्बा 2 वेपन है ना, वो टोम्बा 1 वेपन से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है। इस वजह से उनको कोई चिंता थी ही नहीं, और उन्होंने उस वेपन का इस्तेमाल कर ही दिया। लेकिन सबसे बड़ा डर उनको ये लग रहा था कि अगर इन्होंने टोम्बा 2 वेपन का इस्तेमाल किया और वो बीस्ट इससे भी इवॉल्व हो गया, या फिर इससे भी कैसे भी करके बच गया, तो फिर इंसानियत ख़त्म थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो बीस्ट बहुत ज़्यादा जख्मी था, और साथ ही साथ वो इतनी सारी एनर्जी को एक साथ एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। इस वजह से उस बीट का मरना तय ही था। और ऐसा ही होता है, जैसे ही हाइड्रोजन वेपन या फिर कहो तो टोम्बा 2 वेपन उसके ऊपर गिरता है ना, वैसे ही वो बीस्ट कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका था। लेकिन इंसानों के लिए ये चीज़ एंड नहीं थी। आने वाली चीज़ जो थी ना, वो इंसानों के लिए एक वरदान थी या फिर एक श्राप थी, वो बिल्कुल भी नहीं पता था। क्योंकि इंसान अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश थे, और हम कुछ टाइम बाद देखते हैं, कुल 5 साल बाद, और भी बहुत सारे बिस्ट धीरे धीरे करके ताकतवर बन रहे थे, और एक और किंग टीयर बिस्ट बन चुका था। लेकिन वो इंसानों की बस्ती में बिल्कुल भी नहीं जाता है, क्योंकि उनको पता था कि पहले के किंग टीयर बिस्ट के साथ क्या हुआ था। लेकिन वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा था इंसानों से। अगर इंसान उनको उकसाते हैं तो वो अपनी जान की बाजी लगा लेगा, लेकिन इंसानों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और जो इंसान थे ना, उनके साथ भी कुछ अजीब सा होने लगा था। वो भी कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस कर रहे थे, जो कि उनको पहले से ज़्यादा ताकतवर बना रही थी। फिर इंसानों ने भी धीरे धीरे करके इवॉल्व होना शुरू कर दिया, और जो इंसानों थे ना, उन्होंने अपने इवोल्यूशन का भी अलग लेवल रखा, और बिस्टों का भी अलग लेवल रखा। जो इंसानों के शुरुआत के लेवल थे ना, वो थे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एलिट टीयर, किंग टीयर, एम्परर टीयर, ओवरलॉर्ड टीयर, लेजेंडरी टीयर एंड मिथिकल टीयर। सिर्फ इतने टीयर पे उन्होंने अपना नाम रखा था। और ये जो नाम थे ना, वो भी ऐसे वैसे नहीं रखे गए थे। बहुत सारी रिसर्च के बाद ये सारे नाम रखे गए थे। उसके बाद बहुत सारी मार्शल आर्ट्स भी आई, बहुत सारे अलग अलग टेक्निक भी आई लड़ाई करने की, जैसे स्वॉर्डमैनशिप, नाइफ का इस्तेमाल करना, और भी बहुत सारे वेपन का अच्छे से इस्तेमाल करना उन्होंने सीख लिया था।
और वो अभी भी गन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन गन के अंदर वो लोग फियांग एनर्जी का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट कर दी थी, बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके थे अभी के टाइम पे इंसान, और उसके दिमाग में सिर्फ इतनी ही जानकारी थी। और वो लोग वो जैसे ही उठता है वो पसीने से लथपथ था और कहता है कि ये सब कुछ क्या था, आखिर मैं किस दुनिया में आ चुका हूँ, यहाँ के लोग इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर जैसे लग रहे हैं मुझे। और फिर उसके टेबल के सामने एक गोला आ जाता है और वो उस गोले को देखने लगता है और वो कहता है कि इसी गोले की वजह से तो मैं इस दुनिया के अंदर आया था ना। और वो उस गोले के पास जाता है और जैसे ही वो उस गोले को टच करता है तो उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है। और वो चीज़ जो महसूस हुई थी ना वो सिर्फ कुछ ही टाइम तक थी, लेकिन वो फिर से नॉर्मल हो चुका था। उसको नहीं पता था कि वो क्या था, लेकिन वो जो गोला था ना उसके ऊपर टाइमर चलने लग चुका था। कुल 24 घंटे का उल्टा टाइमर चल रहा था। और वो जो गोला था ना उसके अंदर से एक आवाज़ आती है और कहती है कि हर वक्त टाइम डबल होता जाएगा, अगर तुम सिल्वर लेवल तक नहीं पहुंचे तो ये टाइम डबल होता जाएगा वापस जाने का। और फिर वो कहता है कि वापस जाने का टाइम डबल होता जाएगा, वापस होने का टाइम डबल होता जाएगा, ये इसका क्या मतलब हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। और सिल्वर लेवल तक पहुंचना, अभी तक तो मैं ब्रोंज लेवल पर भी नहीं पहुंचा हूँ, जहाँ तक इस होस्ट की मेमोरी से मुझे पता चला है तब। फिर नीचे से एक आवाज़ आती है और कहती है कि जल्दी करो मित्सु, क्या कर रहे हो, तुम्हारे स्कूल जाने का वक्त हो चुका है, आज तो तुम्हारे स्कूल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है, आज तो तुम्हारी अवेकनिंग सेरेमनी है। फिर मित्सु को पता चलता है कि ये जो आवाज़ थी ना वो उसकी मॉम की थी, यानी इस दुनिया वाले उसकी मॉम की थी। और फिर वो नीचे चला जाता है और ब्रेकफास्ट व्रेकफास्ट करके वो लोग स्कूल के निकल जाता है। और स्कूल के अंदर उसके साथ साथ उसके मॉम डैड भी आए थे, क्योंकि आज उसकी स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट डे था। उसकी स्कूल का आज लास्ट डे था, उसके बाद उसकी हाई स्कूल का आज लास्ट डे था। उसके बाद वो जाने वाला था कॉलेज के अंदर, लेकिन उससे पहले उसकी अवेकनिंग सेरेमनी होगी, उसके बाद वो कॉलेज के अंदर जाने वाला था। और जैसे ही वो कॉलेज के अंदर जाने वाला था ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था और कहता है कि इस दुनिया की कॉलेज कैसी होगी, क्योंकि आज तक मैं कभी कॉलेज में नहीं गया हूँ, क्योंकि अभी तक मैं तो सिर्फ स्कूल के अंदर ही पढ़ता हूँ, हाई स्कूल के अंदर भी मैं नहीं गया हूँ। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में था। और वो स्कूल के अंदर पहुंच जाते, जैसे ही वो स्कूल के अंदर पहुंचते ना तो उनको बहुत सारे बच्चे दिखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए थे। भले वो हाई स्कूल में थे लेकिन उनके पेरेंट्स भी उसके साथ इस वजह से आए थे ताकि वो अपने बच्चों का अवेकन रैंक देख सके। और जैसे मिस्सू स्कूल में जाता है ना, वहाँ पे एक राहुल नाम का लड़का उसके पास आता है और कहता है कि है मिस्सू कैसा है। फिर मिस्सू कहता है कि मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। फिर वो कहता है कि यार मैं तो अभी घबराया हुआ हूँ। फिर मिस्सू कहता है कि घबराए हुए वो कैसे। फिर वो कहता है कि तुम्हें तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि तुम्हारे तो अच्छा ही रैंक आने वाला है, मुझे ये पता है, लेकिन मुझे इस बात से सबसे ज़्यादा घबराहट है कि मेरा रैंक कैसे आएगा। अगर मेरा रैंक ई या एफ आया तो मैं तो गया। फिर जो मित्सु होता है वो कहता है कि तुम इतने नेगेटिव क्यों सोचते हो, अच्छा सोचो, अच्छा रैंक आएगा तुम्हारा भी और मेरा भी अच्छा रैंक तो आने वाला है, क्योंकि मैं वैसे भी होनहार हूँ, क्योंकि मैंने वैसे भी सारे एक एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर किए। इस वजह से मेरा जो फिजिकल पावर है ना और मेंटल पावर वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा अवेकन रैंक बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। फिर जो राहुल होता है ना वो कहता है कि अवेकन रैंक उसके जो जीन है ना उसके साथ जुड़ा होता है और इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है कि मेंटल पावर और फिजिकल पावर। हाँ, वो उनको थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट देते हैं, लेकिन वो उस पर डिपेंड करता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो ना तो उनको बहुत ही अच्छा रैंक देने में मदद कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा रैंक तो वो सिर्फ किस्मत पे ही डिपेंड करता है। फिर मिस्रो कहता है कि मैं किस्मत विस्मत में नहीं मानता हूँ, देखते हैं क्या होता है, मेरा रैंक कैसा आता है। और वो लोग जैसे ही जाते हैं वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राउंड था। उस ग्राउंड के सामने एक बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेज था जहाँ पे सारे टीचर्स बैठे हुए थे। और उस ग्राउंड के दूसरी साइड जो एक बहुत ज़्यादा बड़ी जगह थी जहाँ पे पेरेंट्स शांति से बैठ सके और अपने बच्चों को अवेकन पावर का रैंक देख सके। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी स्क्रीन भी थी जिसके कारण उनके बच्चे भी साफ साफ देखे जा सके कि कौन सा बच्चा वहाँ पे स्टेज पे आया था। और स्टेज पे एक गोला रखा हुआ था जिसके ऊपर उनको हाथ रखना होता था। और वो जो गोला था ना वो उसके अंदर एनर्जी को भेजता है और उसके अंदर एनर्जी को भेजने के बाद उस बच्चे का रैंक डिसाइड करता है। उनमें से जो टीचर्स थे ना उनमें से जो प्रिंसिपल था वो आगे आता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि अवेकन रैंक क्या होता है। वैसे तो सब लोगों को पता ही होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अनाथ है बचपन से ही, इस वजह से उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है आसपास की चीज़ें। इस वजह से मैं उनको अवेकन रैंक के बारे में बता देता हूँ। अवेकन रैंक जो होते हैं ना वो एफ से लेके एस तक होते हैं।
और अब तक इतने ही रैंक पाए गए हैं। और जब से ज़्यादा ताकतवर जो रैंक था ना वो एस रैंक था, और सबसे कमज़ोर रैंक एफ रैंक था। असल में ये जो रैंक होते हैं ना वो इसलिए डिसाइड किए जाते हैं कि जो हर एक इंसान होता है ना उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की ताकत अलग अलग होती है, उसकी ताकत बढ़ाने की ताकत अलग अलग होती है, उसको आगे बढ़ने की ताकत अलग अलग होती है। कोई इंसान ब्रॉन्ज लेवल पर ही रुक जाता है तो कोई इंसान गोल्ड टीयर तक पहुंच सकता है। कोई इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है तो कोई इंसान धीरे धीरे प्रगति करने लगता है। वो हर एक इंसान की अलग डिसाइड होता है। इस वजह से इंसानों ने इन चीज़ को जांचने के लिए उन्होंने रैंक बनाए थे एफ से लेके एस तक। और जो भी बच्चा बहुत ही अच्छा रैंक लाएगा ना उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी कॉलेज में जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर भले ही तुमने जो पिछले जो एग्ज़ाम थे ना उसके अंदर अच्छा स्कोर ना भी किया हो ना तो सिर्फ तुम्हारा रैंक अच्छा होने की वजह से तुम्हें अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और फिर मिस्सो भी इस चीज़ को समझने लगा था, और जैसे ही पहला बच्चा उस गोले पे रखता है ना अपना हाथ तो उसका रैंक डी बताता है और वो खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा मिला। मुझे लगा था कि मुझे ई रैंक मिलेगा लेकिन मुझे डी रैंक मिला, और कम से कम मैं एक अच्छी इस कॉलेज में तो जा पाऊंगा। और फिर वो प्रिंसिपल तालियां बजाने लगता है और बाकी के बहुत सारे बच्चे भी तालियां बजाने लगते हैं और पेरेंट्स भी तालियां बजा रहे थे। और धीरे धीरे करके एक एक बच्चे जाने लगता है सी रैंक, डी रैंक, ई रैंक, एफ रैंक। और वो जो एफ रैंक और ई रैंक वाले बंदे थे ना वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि ई रैंक वाले बंदे को लग रहा था कि कम से कम उसका सी रैंक तो आना ही चाहिए था, क्योंकि उसने पिछली एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर किया था। लेकिन उसका जो रैंक आया था ना वो था ई रैंक, और उसको पता था कि अब उसका कोई भी फ्यूचर नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं था कि वो आगे नहीं बढ़ सकता था, वो आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसकी जो प्रगति थी ना वो बहुत ज़्यादा धीमी हो जाएगी बाकी के बच्चों के मुकाबले। वो जब सिल्वर रैंक पे पहुंचेगा ना तब उसको पता नहीं था कि बाकी के बच्चे कहाँ तक पहुंच चुके होंगे। और वो बहुत ज़्यादा दुखी था, उसको लग रहा था कि उसका जो एडमिशन है ना वो नॉर्मल किसी कॉलेज के अंदर होने वाला था। और जो एफ रैंक वाला बच्चा था ना वो सच्ची में सदमे में जा चुका था, क्योंकि उसका एडमिशन कोई भी कॉलेज लेने के लिए तैयार ही नहीं होगी शायद से। अगर कोई कॉलेज उसकी एडमिशन को लेने के लिए तैयार हो चुकी होगी ना तब भी उसको पता था कि उसका फ्यूचर अंधेरे में ही बीतने वाला है। और वो बहुत ज़्यादा दुखी था, और मिस्सो भी उसको दुख को समझ रहा था, क्योंकि वो भी अब सिर्फ बच्चा था। अभी वो हाई स्कूल के अंदर जरूर था लेकिन वो इस शरीर के अंदर था। लेकिन देखा जाए तो वास्तव में तो वो एक बच्चा ही था, और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था उस बच्चे को देखकर। लेकिन फिर भी वो कुछ भी शांत रहता है, क्योंकि वो उसमें कुछ भी नहीं कर सकता था। और धीरे धीरे करके ऐसे ही बच्चे जाने लगे थे। वहाँ पे कुछ बच्चे खुश होते, कुछ बच्चे बस उनका रिएक्शन नॉर्मल होता, और कुछ बच्चों का रिएक्शन बहुत ज़्यादा सदमे वाला होता, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। और फिर मिस्सो की बारी आ जाती है और मिस्सो स्टेज पे जाने लगता था। जैसे ही वो स्टेज पे जाता है ना उसके जो मॉम डैड थे ना उसकी धड़कनें धक धक होने लगती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही घबरा रहे थे। असल में जो उनके पेरेंट्स थे ना उनके 3 बच्चे थे, 2 लड़के थे और एक लड़की थी। और जो लड़के थे ना दोनों ही हाई स्कूल में थे। और जो दूसरा लड़का था ना उसका नाम ध्रुव था, और जो दूसरा लड़का था ना उसका नाम मिस्सुओ था, और जो तीसरी लड़की थी ना उसका नाम स्नेहा था। और जो तीसरी लड़की थी ना वो तो अभी स्कूल में ही थी, लेकिन उसके जो बाकी के 2 बच्चे थे ना वो अभी के टाइम पे हाई स्कूल के अंदर थे। और जैसे मिस्सो उसके अंदर अपना हाथ रखता है ना उसका रैंक आता है डी। और जो बाकी के बच्चे थे ना वो उसको देखने लगते हैं, और उनको लग रहा था कि क्या मशीन के अंदर कोई खराबी हो सकती है। और प्रिंसिपल भी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने मित्सुओ को देखा था एक बार, वो बहुत ज़्यादा ही एक्टिव था और सारे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर किया था। लेकिन उसके बाद भी उसका जो रैंक था वो डी था। और मिस्सो भी हैरान था, लेकिन मिस्सो दुखी नहीं था, बल्कि वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो कॉलेज में जा सकता था। लेकिन उस एफ रैंक वाले के साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था, जितने भी एफ रैंक वाले बच्चे थे ना उनके साथ। और वो बहुत ज़्यादा खुशी से नीचे आने लगता है। लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे ना वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि उनके जो दोनों पेरेंट्स थे ना वो दोनों के दोनों सी रैंक पे थे, और जो मिस्सो का रैंक था ना वो डी था। और उसका जो भाई था ना वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंसने लगा था और कहता है कि क्या भाई, तुम्हें क्या लगा एग्ज़ाम में तुम्हारा रैंक अच्छा आने से तुम्हें क्या लगा है कि अवेकन रैंक भी तुम्हारा अच्छा होगा? सपने देख रहे हो क्या तुम? और ऐसा कह के उसकी बारी आती है और वो स्टेज पे जाने लगता है। और वो जैसे स्टेज पे उसका हाथ रखता है ना उसका रैंक भी डी आता है। और उसके पेरेंट्स के दोनों के मुंह पे ना रोने या फिर ना हंसने वाले एक्सप्रेशन थे। उनके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अजीब थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उनके दोनों बच्चों के जो रैंक है ना वो डी कैसे हो सकता है। और जो ध्रुव था ना वो भी स्टेज से नीचे आ जाता है। और इस बार मिस्सुओ ने भी उसको ताना मारने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं करता है, और वो कहता है कि खुद डी रैंक लाने वाला बंदा दूसरों को कहता है कि वो डी रैंक लेके आया है।
दूसरों को ताना मारने से पहले उसको खुद को सुधारने में ध्यान देना चाहिए कि उसका कौन सा रैंक आया है। और ध्रुव का जो चेहरा था ना वो पूरा लाल हो चुका था और बाकी के सारे बच्चे जो थे ना वो हंसने लगे थे। और तभी एक आवाज़ आती है और कहती है कि सुमिरे तुम ऊपर आ जाओ। और हिमिसो ये सुन के हैरान हो चुका था। सुमिरे ये यहाँ पे क्या हो सकता है। और वो देखने लगता है और उसको देख के वो पूरी तरह से सदमे में जा चुका था, क्योंकि वो जो लड़की थी ना हूबहू सुमिरे जैसी लग रही थी। और वो कैसे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये ऐसा हो कैसे सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैंने देखा है कि बिल्कुल भी मेरे स्कूल के बच्चे नहीं थे, ना ही कोई और किसी कैरेक्टर का था। और यहाँ पे जब मैं आया था तब बिल्कुल मेरी हूबहू शक्ल का लड़का जिसके अंदर मैं आया हूँ, और उसके अलावा उसका नाम भी बिल्कुल मित्सुओ था। उसके अलावा मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पता करने की कोशिश की कि उसकी पृथ्वी का कोई भी दोस्त या कोई और उसके जैसा उसको यहाँ पे मिल जाए, या उसका नाम भी उसको यहाँ पे मिल जाए। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी अलग था सब कुछ। लेकिन ये सुमिरे यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर हमें लाने की किसी ने प्लानिंग की गई है। लेकिन हमें वहां से यहाँ तक लाने की कोई प्लानिंग कर सकता है तो वो इन बिष्टों को ख़त्म क्यों नहीं कर देता, या फिर इन बिष्टों को कोई शांत क्यों नहीं कर देता। आखिरकार ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और वो गोला है तो है क्या, और उसके ऊपर वो टाइमर लिखा है। उस टाइम के बाद क्या होगा, क्या मैं पृथ्वी पे वापस चला जाऊंगा या कुछ और होने वाला है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मित्सुओ सोचता है कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है और कहता है क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, और क्या वो भी मेरी तरह इस दुनिया में आ चुकी है। लेकिन वो आइडिया को ड्रॉप कर लेता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये उस दुनिया वाली मित्सु सुमिरे नहीं है, ये दुनिया वाली सुमिरे है। अगर वो उस दुनिया वाली सुमिरे भी होती ना, तब भी वो अपने मित्सु वाले अवतार में तो बिल्कुल भी उससे बात करने के लिए नहीं जाता, क्योंकि वो तो उसको बिल्कुल भी नहीं जानती है, वो सिर्फ परमैन को जानती है। और कहता है खैर क्या ही कह सकते हैं, वैसे भी 24 घंटे का टाइम तो है ही, 24 घंटे के बाद पता नहीं क्या होने वाला है। और धीरे धीरे करके वो आगे जाने लगता है। वो अपने पेरेंट्स और भाई के साथ घर वापस चला जाता है, और घर वापस जाने के बाद घर का माहौल पूरा तरह से शांत हो चुका था। कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था, डाइनिंग टेबल पे शांति से बैठे हुए थे। और जो उसकी छोटी बहन होती है ना मित्सु की, वो बात करना शुरू करती है और कहती है कि वैसे भाई का आज टेस्ट था ना, अवेकनिंग सेरेमनी थी, उनमें से क्या हुआ, क्या बड़े भाई ने सबसे ज़्यादा रैंक लाया या छोटे भाई ने। और जो पेरेंट्स होते हैं ना वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे मित्सुओ के, और कहते हैं कि कुछ भी नहीं, तुम खाना खा लो शांति से। मित्सुओ की मॉम बोलती है इस दुनिया वाली, और कहती है कि वैसे रही बात तुम्हारे भाइयों की, तो वो दोनों के दोनों डी रैंक लेके आए हैं। मित्सुओ की बहन ये बात सुन के बहुत जोर जोर से हंसने लग चुकी थी, और मित्सुओ और उसका बड़ा भाई दोनों पानी पी चुके थे और पानी पी रहे थे। और उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम दोनों चिंता मत करो, और जो भी हो, और जिस भी कॉलेज में तुम लोगों का एडमिशन हो ना, अच्छी वाली कॉलेज में, उसके अंदर तुम अपना एडमिशन करवा दो। और साथ ही साथ एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, उसकी मॉम कहती है तुम दोनों के दोनों ब्लैक ट्रेनिंग हॉल के अंदर एडमिशन ले लो, जब तक तुम्हारी कॉलेज स्टार्ट नहीं हो जाती ना, तुम लोग अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर लो। और रही बात तुम्हारा डी रैंक है, तो इसके वजह से तुम डिमोटिवेट मत हो जाना, तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये रैंक वैंक सब कुछ कोई भी मायने नहीं रखता है, जब तक तुम मेहनत करते हो तब तक तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। मित्सुओ भी जानता था इस बात को, इसलिए वो सहा में सिर हिलाता है। लेकिन अभी भी उसकी छोटी बहन हंसे ही जा रही थी और कहती है कि मैं मानती हूँ कि तुम दोनों मेरे जितने टैलेंटेड नहीं हो, लेकिन कम से कम एस रैंक तो लेके आ सकते थे ना। और ये सुनते ही मित्सुओ और उसके भाई के मुंह से पानी निकल जाता है बाहर, और कहते हैं कि एस रैंक, तुम्हें जानती भी हो एस रैंक होता क्या है। और उसकी छोटी बहन कहती है कि हाँ हाँ जानती हूँ, जो एवरेज लोग होते हैं ना वो एस रैंक कम से कम लेके तो आते हैं, तुम दोनों तो उससे भी गए गुजरे हो। और उसके पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोलते हैं, उनका मुंह भी पूरा तरह से काला हो चुका था। और वो कहती है कि चलो तुमने खाना खा लिया हो तो अपने घर पे पढ़ाई, अपने कमरे में पढ़ाई करने के लिए चली जाओ। और वो कहती है कि हाँ हाँ जा रही हो जा रही हो, इन गधों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना है, मुझे अपने बिल्कुल भी लाइफ को ख़राब नहीं करना है इन गधों के साथ ज़्यादा बकवास करके। और वो वहाँ से चली जाती है, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और कहती है कि एस रैंक। मित्सुओ अपने कमरे में आ जाता है और कहता है कि आज का पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया, लेकिन मेरा सिर्फ डी रैंक आया है। और वो अपनी वॉच की तरफ देखने लगता है, और ये बहुत ज़्यादा हाईटेक दुनिया हो चुकी थी। और वो अपनी वॉच की तरफ क्लिक करता है, और उसके वॉच के ऊपर कुछ मेमोरी आने लगती है उस दुनिया के रिलेटेड, और वो जानकारी कलेक्ट करने लगता है और कहता है कि ये ब्लैक ट्रेनिंग हॉल है तो है क्या। और वो सर्च करता है कि यहाँ पे इस दुनिया में बहुत सारे ट्रेनिंग हॉल बन चुके थे जब से ये दुनिया में ये फेमिंग एनर्जी आई है ना, तब से।
और लोग ताकतवर बनने के लिए अलग अलग मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो ताकतवर बन सके। और ये ब्लैक ट्रेनिंग हॉल भी एक ऐसी ट्रेनिंग हॉल है जहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी मार्शल आर्ट्स है और वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेनर हैं जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें सिखाते हैं। और ये ब्लैक ट्रेनिंग हॉल की जैसे ही वो फीस देखता है ना, वो हैरान हो चुका था। क्या इतनी ज़्यादा महंगी? वहाँ पे कम से कम 1.5 मिलियन लिखा था, यानी आप समझ सकते हो उस दुनिया की करेंसी थी। और वहाँ पे 1.5 मिलियन बहुत ज़्यादा होते थे और इस वजह से मित्सुओ बहुत ज़्यादा हैरान था और कहता है कि मैंने ये इतना बड़ा घर देखा और इतना बड़ा कमरा देखा, इसलिए मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स रिच होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा रिच होंगे मुझे पता नहीं था। और वो सोचता है कि काश ये दुनिया वाला मित्सुओ अभी तक जिंदा होता, लेकिन खैर क्या ही कह सकते। और वो कहता है कि तुम्हारा नाम जोरा है ना? वो उसकी वॉच के ऊपर रखी हुई एआई को कहता है। और क्या वो जोरा कहती है कि हाँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। और जो मित्सु होता है ना, वो कहता है कि मैं ताकतवर बनने के लिए क्या करूँ, मैं अभी के टाइम पे मेरा अवेकनिंग रैंक डी है। और जो जोरा होती है ना, वो कहती है कि डी रैंक तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ढूंढती हूँ। और वो सर्च करने लगती है और कहती है कि यहाँ पे एक मार्केट है जो कि ब्लैक मार्केट के नाम पे से जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे मार्केट है जो कि ऑनलाइन सेल करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। और यहाँ पे ब्लैक मार्केट में बहुत सारी टेक्निक है जो कि आप ले सकते हो, लेकिन मैं आपसे अभी भी कहना चाहती हूँ कि बिना किसी ट्रेनर के आप इस टेक्निक का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि क्या इस ब्लैक मार्केट में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। फिर वो एआई कहती है कि इस ब्लैक मार्केट में जाने के लिए आपको एक कार्ड लेना पड़ेगा जो कि ब्लैक कार्ड से जाना जाता है। और इस ब्लैक कार्ड को लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इस ब्लैक कार्ड के ऊपर स्टार भी लिखे हुए हैं, जितने ज़्यादा स्टार होते हैं ना, वो उसके अंदर इतने ज़्यादा पैसे होते हैं, यानी वो इंसान उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्लैक मार्केट के लिए। और कहता है कि जो एक स्टार होता है ना, उसके लिए कम से कम 1 मिलियन तो डालने ही पड़ेंगे और उसकी हालत फिर से ख़राब हो जाती है। और कहता है कि 1 मिलियन, ये लोग क्या समझते हैं कि पैसा है इसका मतलब कुछ भी किया जा सकता है। और फिर मित्सु मन में सोचता है कि हाँ यार, पैसा है तो कुछ भी हो सकता है। और कहता है कि यहाँ पे परमानेंट जैसी चीज़ नहीं है कि मैं जहाँ पर भी जाना चाहूँ वहाँ पे जा सकता हूँ, मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। और जो मित्सु होता है ना, वो कहता है खैर जोरा, मुझे ये बताओ कि अभी के टाइम पे मेरे अकाउंट में कितने पड़े हुए हैं। जो जोरा होती है ना, वो कहती है कि अभी के टाइम पे आपके अकाउंट में कम से कम 500 मिलियन के करीब पड़े हुए हैं। जो मित्सु होता है ना, वो शॉक हो जाता है और कहता है कि 500 मिलियन। और वो कहता है कि सच में ये इस वाले मित्सुओं के मॉम डैड सच में बहुत ज़्यादा अमीर है, मुझे बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा हूँ। काश हमारी दुनिया में भी हम इतने ज़्यादा अमीर होते, कम से कम ये 500 मिलियन भी मुझे मिल जाते ना, तब भी बहुत कुछ हो जाता। और वो कहता है खैर मुझे ये बताओ कि क्या मुझे ब्लैक कार्ड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। और जो जोरा होती है ना, वो कहती है क्या मैं आपके लिए ब्लैक कार्ड खरीद लूँ। और जो मित्सु होता है ना, वो कहता है कि ठीक है खरीद लो। और जो जोरा होती है वो कहती है कि कितने पैसे आप ट्रांसफ़र करना चाहेंगे ब्लैक कार्ड के अंदर। मित्सु कहता है कि अभी के टाइम पे ज़्यादा मत करो, कम से कम 50 मिलियन के करीब कर लो। और जो जोरा होती है वो कहती है कि ठीक है। जो जोरा होती है ना, वो हवा में से कार्ड लाके दे देती है मित्सु को, जिसके ऊपर कम से कम 5 सितारे बने हुए थे। और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये हवा में से कार्ड लाके मुझे कैसे दे सकती है। और ये कहता है ये तो लेकिन होलोग्राम था ना। और वो कहता है कि इस दुनिया की टेक्नोलॉजी वाकई में बहुत ज़्यादा कमाल की है। क्या ये दुनिया की टेक्नोलॉजी जो है वो बर्डमैन के बर्ड प्लेनेट से भी ज़्यादा एडवांस है? मुझे नहीं पता है। और वो कहता है कि ठीक है, इसके अंदर तुमने 50 मिलियन ऐड कर लिए, तो मुझे इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। और जो जोरा होती है वो कहती है कि इस शॉप पे आप स्कैन कर दीजिए इस कार्ड को। और वो उसके ऊपर होलोग्राम के अंदर रखता है और वो जो शॉप होती है ना, वो कम्प्लीटली ओपन हो जाती है और मित्सुओ के नाम पे आ जाता है कि आपको अपना नाम रखिए। और जो मित्सु होता है ना, वो अपना नाम मित्सुओ रख लेता है और उसकी एक आईडी बन जाती है ब्लैक मार्केट के अंदर। और ये जो ब्लैक मार्केट है ना, सिर्फ नाम का ब्लैक मार्केट है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी लीगल है। और साथ ही साथ यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना, कोई भी स्कैम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ों को चेक किया जाता है और सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अच्छे से देख रेख की जाती है। उसके अलावा जो मित्सु होता है ना, वो कहता है कि क्या मुझे तुम देख के बता सकती हो कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा अच्छी मार्शल आर्ट्स कौन सी है। जोरा जो होती है ना, वो कहती है कि अभी तक आप ब्रोंज लेवल तक नहीं पहुंचे, इस वजह से मुझे लगता है कि आपको एक बेसिक टेक्निक लेनी चाहिए जो कि ब्रीथिंग की भी हो और साथ ही साथ फिजिकल ट्रेनिंग में भी काम आए। मित्सु कहता है कि ठीक है, तुम मेरे लिए ऐसी ही कोई टेक्निक फाइंड करो। और जो जोरा होती है ना, वो फाइंड करने लगती है और कहती है कि मिल गई, यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक है,
लेकिन मुझे आपके लिए आपकी पूरी बॉडी को स्कैन करने के बाद मुझे एक बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक मिली है। और उसके साथ साथ बहुत सारी टेक्निक है जो आपके लिए सूटेबल, लेकिन उनमें से ये सबसे ज़्यादा अच्छी टेक्निक है। ये 2 टेक्निक है, इनमें से एक ब्रीथिंग टेक्निक के लिए है और साथ ही साथ एक फिजिकल टेक्निक के लिए है। और दोनों के दोनों ही आप बेसिक लेवल पर भी सीख सकते हो, इंटरमीडिएट लेवल पर भी सीख सकते हो, और इसके आगे के भी फॉर्म है। और ये एक बहुत ज़्यादा कंप्लीट फॉर्म है, और साथ ही साथ इसको आप आगे इवॉल्व भी कर सकते हो इन टेक्निकों को। मिस्सो कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं इसको सीखूं कैसे? लेकिन जो जोरा होती है वो कहती है कि इसके साथ साथ एक टेक्निक का वीडियो भी दिया हुआ है दोनों टेक्निकों को सीखने का, और ये वीडियो कम्प्लीटली फ्री है। और जो मित्सु होता है ना वो कहता है कि इसका प्राइस क्या है, और जोरा जो होती है ना वो कहती है कि जो ब्रीथिंग टेक्निक है ना उसका प्राइस है 10 मिलियन, और जो फिजिकल टेक्निक है ना उसका प्राइस है 5 मिलियन। और जो मित्सु होता है ना वो बहुत ज़्यादा शौक हो चुका होता है और कहता है कि इतनी महंगी टेक्निक। और जो जोरा होती है वो कहते हैं कि ये सबसे हाईली एडवांस टेक्निक है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। ये किसी पावरफुल अवेकनर ने बनाई है जो कि अवेकनर एसोसिएशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है। और मिस्सो शौक हो चुका होता है क्योंकि जो अवेकनर एसोसिएशन है ना उसके बारे में उसने बहुत कुछ सुना था अपने भाई के मुंह से, और कहता है कि अवेकनर एसोसिएशन इस जगह पे मुझे लगता है कि मुझे विजिट करना ही चाहिए। और मिस्सो कहता है कि ठीक है, तुम इन दोनों टेक्निकों को बाय कर सकती हो। और वो दोनों टेक्निकों को बाय कर देती है जोरा, और उसके हाथ में दोनों टेक्निकें आ जाती है। और साथ ही साथ उसके हाथ में वीडियो की क्लिप भी आ चुकी थी दोनों के दोनों, और वो पेन ड्राइव थी। और वो कहता है कि इस पेन ड्राइव का मैं किस तरह से इस्तेमाल करूँ, क्या यहाँ पे कोई कंप्यूटर है? जोरा कहती है कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों पेन ड्राइव पे जब भी आप क्लिक करोगे ना तो वीडियो ओपन हो जाएगा। मिस्सो कहता है कि कमाल की टेक्नोलॉजी है। और तभी वो जो गोला होता है ना वो मिस्सो के पास आ जाता है, और जोरा जो होती है ना वो वापस चली जाती है। जो मित्सु होता है वो कहता है कि इसके ऊपर का टाइम भी 10 मिनट रह चुका है, मुझे नहीं पता कि 10 मिनट के बाद क्या होने वाला है। और वो उन दोनों टेक्निकों की तरफ देखता है और उसको संभाल के रख लेता है, और साथ ही साथ उन पेन ड्राइव को भी संभाल के किसी जगह पे रख लेता है, और कहता है कि चल अब मुझे नहीं पता कि इस गोले के अंदर क्या होने वाला है। और जैसे ही 10 मिनट पूरी होती है ना मिस्सो को थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है और वो गायब हो जाता है। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है ना वो हैरान हो चुका था क्योंकि वो अपने कमरे में वापस आ चुका था, और इस वाले कमरे को वो पहचानता था। जब वो पृथ्वी पे था ना तब यही उसका कमरा था, या फिर कह सकते हो कि मित्सो पृथ्वी पे वापस आ चुका है। और कहता है कि क्या मैं वापस आ चुका हूँ? और जो गोला होता है ना उसके अंदर से फिर से आवाज़ आती है, 48 घंटे, 48 घंटों तक तुम यहाँ पे रह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि 2 दिन तक तुम यहाँ पे रह सकते हो, इसके बाद तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा उस दुनिया के अंदर। और मिस्सो कहता है कि आखिरकार ये गोला है तो है क्या, और मुझे इस दुनिया से उस दुनिया के अंदर ट्रैवल क्यों करवा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये मुझे ताकतवर बनवाना चाहता है? अगर ताकतवर बनवाना ही चाहता है तो मैं परमैन के रूप में वैसे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, तो मुझे उस दुनिया में परमैन के साथ क्यों नहीं भेज देता। और वो सोचता है कि खैर क्या ही कह सकते हैं। और हम उस दुनिया के अंदर देखते हैं जो मित्सु होता है ना उसका शरीर सिर्फ ऐसे ही पड़ा हुआ होता है और बिस्तर पे वो सोया हुआ होता है, और हम इस दुनिया के अंदर देखते हैं मित्सु कहता है कि 2 दिन है मेरे पास, और वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाता है। मॉम डैड मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि उसके जो मॉम डैड होते हैं ना वो सो चुके होते हैं, इस वजह से वो उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता है, और कहता है कि अभी के टाइम पे रात हो चुकी है, और वो अपने कमरे में जाके वापस सो जाता है। जब वो सुबह उठता है ना तब उसके जो परमैन बेस था ना उसके ऊपर बहुत सारे मैसेज आए हुए थे, और वो उसको ओपन करता है और पाको चिल्लाए जा रही थी और कह रही थी कि तुम क्या कर रहे थे, पिछले 24 घंटों तक तुम कहाँ पे थे, हमने तुम्हें कितना ढूंढा तुम्हें पता है, तुमने अपने रोबोट को भी एक्टिवेट नहीं किया था, इस वजह से हमें मजबूरन तुम्हारे मॉम डैड को ये झूठ बोलना पड़ा कि तुम परमैन के साथ कहीं पे गए हुए हो, और इस वजह से तुम्हारे मॉम डैड को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई तुम्हारी। लेकिन हमें कितनी चिंता थी तुम्हें पता है, और कब से हम तुम्हारे बैच पे ढूंढ रहे थे लेकिन तुम मिल ही नहीं रहे थे, यहाँ तक कि हमने बर्डमैन को भी कहा था और बर्डमैन ने भी तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। इस वजह से बर्डमैन भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके थे क्योंकि तुम अचानक गायब ही हो चुके थे इस दुनिया से, और तुम गए तो गए कहाँ पे थे। जो मित्सु होता है ना वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पे गया था, मैं तो यहाँ पे सोया हुआ था। और जो पाको होती है ना वो कहती है कि झूठ मत बोलो, और जो मित्सु होता है वो कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। और जो पाको होती है ना वो कहती है कि अभी के टाइम पे तो मुझे काम है, जब तुम स्कूल से वापस आ जाओ ना तब मुझसे मिलना, तब मुझे तुम्हें देखना है। मिस्सो थोड़ा घबरा चुका था और इस वजह से वो कहता है कि शांत रहो पाको शांत रहो, लेकिन पाको फ़ोन काट देती है और कहती है कि जल्दी से आ जाना, और ऐसा कह के फ़ोन काट देती है। और मिस्सो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, लेकिन वो धीरे धीरे करके तैयार होकर स्कूल चला जाता है
और वो अपने आप को इस बार थोड़ा अलग महसूस करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं उस बॉडी के अंदर था और अभी के टाइम पे मैं अपनी खुद की बॉडी के अंदर वापस आ चुका हूँ, लेकिन ये थोड़ा अलग लग रहा है मुझे। यहाँ पे मैं अपने आप को पहले से ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। और वो कहता है कि मेरी असली ताकत कितनी है मुझे भी नहीं पता। मैं अभी तक परमैन के सूट में नहीं आया हूँ तब भी मैं ताकतवर लग रहा हूँ। मैं जानता हूँ उस दुनिया के जो लोग हैं ना, वो अवेकन होने से पहले ही इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन मेरी बात अलग है। मैं अपनी खुद की बॉडी के अंदर हूँ अभी के टाइम पे देखा जाए तो। और मुझे नहीं पता था कि मेरा ये असली शरीर है तो है कहाँ पे, था तो था कहाँ पे। क्या इसी दुनिया के अंदर था या उस दुनिया के अंदर मेरे साथ में आया था, मुझे कुछ भी नहीं पता है। और वो ऐसा सोचते सोचते स्कूल वापस चला जाता है, स्कूल चला जाता है और स्कूल में अपने टीचर्स को देखता है और कहता है कि ये टीचर्स थोड़े मुझे अलग लग रहे हैं। और वो अपने आप को देखने की कोशिश करता है तो उसकी जो सेंसेस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी, या फिर हिंदी में कहे तो उसकी 6 इंद्रियां बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। चाहे उसकी आंखों की बात करें, मुंह की बात करें, बोलने की बात करें, स्वाद की बात करें, या फिर नाक सूंघने की बात करें, कानों की बात करें, या फिर उसकी सोचने समझने की ताकत की बात करें, या उसका कुछ महसूस करने की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका था पहले के मुकाबले। वो सुनने लगता है जो टीचर्स पढ़ा रहे थे और वो उसको समझने लगा था। उसकी सोचने समझने की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और जो सर ने जो पढ़ाया था ना, वो उसको समझने में पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अभी के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा आसानी से समझ जाता है। और इस वजह से वो अपनी किताब का पहला पन्ना निकालता है, यानी उसने अब तक कभी भी कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। इस वजह से अब तक वो बहुत ज़्यादा डरता था पढ़ाई करने से। इस वजह से वो देखता है कि वो सब कुछ समझने लगा है। और पहले पन्ने से लेके वो जब तक क्लास ख़त्म होती है ना, तब तक 20 तक, जहाँ तक सर ने पढ़ाया था ना, वहाँ तक सब कुछ पढ़ लेता है। और कहता है कि इन पन्नों को पढ़ने में मुझे कम से कम कई दिन लग सकते थे, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक क्लास के अंदर इतना सब कुछ पढ़ चुका हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्या मेरे दिमाग इतना ज़्यादा तेज हो चुका है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब कुछ क्या हो रहा है। वैसे मैं मानता हूँ कि पाको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इतना जो मैंने अभी तक पढ़ा है ना, उतना पढ़ने में उसको भी कम से कम 2-3 घंटे तो लग सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी है। और 45 मिनट के अंदर, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है अगर देखा जाए तो। कुछ टाइम बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वो लोग घर वापस जाने लगते हैं। कबाओ, मिचिको, मित्सुओ और उसके साथ साथ 2-3 और लोग थे, लेकिन मित्सुओ बिल्कुल भी उससे बात नहीं करता है मिचिको से, क्योंकि मिचिको पहले उससे बात नहीं कर रही थी। और मित्सुओ को उस दुनिया में जाने के बाद भी और भी बहुत सारी चीज़ें पता चली थी, जो कि उसके दोस्त राहुल ने उसे बताई थी। उसके दोस्त राहुल का जो रैंक था ना, वो C रैंक आया था, जो कि उसको अच्छी कॉलेज में एडमिशन देने के लिए काफ़ी था। और साथ ही साथ उसका जो दोस्त राहुल था ना, वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट था। इस वजह से वो लड़कियों के बारे में बहुत कुछ जानता था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा एक मास्टरी हासिल कर रखी थी ना, इस तरह से तुम कह सकते हो। लेकिन जो मिस्सू था ना, वो अभी भी एक स्कूल में पढ़ रहा बच्चा था, या फिर कह सकते हो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा बच्चा था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हैरान था राहुल की बातों को सुन के। और राहुल भी बहुत ज़्यादा हैरान था कि मिस्सू को उसकी बातों सुनने में इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों हो रही है। क्या उसको लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं बताया क्या? उसने उसको बहुत सारी लड़कियों के बारे में बताया था कि गोल्ड डिगर लड़की ऐसी होती है, अगर कोई लड़की तुम्हें भाव ना दे तो ऐसा करना चाहिए, या फिर कोई लड़का किसी लड़की को भाव ना दे तो उस लड़की को ऐसा करना चाहिए। यहाँ तक कि वो लड़कियों के बारे में भी बताता है कि किस तरह से उनको इम्प्रूव करना चाहिए, लड़कों को किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए। मिस्सू ये सारी चीज़ें सुन के हैरान हो चुका था और कहता है कि ये सारी चीज़ें तो मुझे पता भी नहीं थी। कि हाई स्कूल में जाने के बाद ये सारी चीज़ें पता चलती है, या फिर कॉलेज में जाने के बाद ये सारी चीज़ें पता चलती है। लेकिन मिस्सू इस सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है और कहता है कि इन 48 घंटों के अंदर मुझे क्या करना चाहिए। तभी जो कबाव होता है ना, वो मिस्सू का कॉलर पकड़ लेता है और मिची को जो होती है ना, वो कहती है कि कबाव तुम्हें रुक जाना चाहिए, मुझे लगता है कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। और कबाव जो होता है वो कहता है कि हे मित्सुओ, तुमने कहा था कि तुम हमें परमैन से मिलवाओगे, लेकिन तुम तो हमें परमैन से बिल्कुल भी नहीं मिलवा रहे हो। क्या तुम मुझसे पिटना चाहते हो? लेकिन मित्सुओ कुछ भी नहीं बोलता है और वो उसके तरफ घूर के देखता है और मित्सुओ कहता है कि तुम चुप हो जाओ। और कबाव कहता है क्या कहा तुमने? और वो मित्सुओ को खींच के पंच मार देता है, लेकिन मित्सुओ को कुछ भी नहीं होता है। वो शांति से थोड़ा बहुत खड़ा होता है और उसके गाल के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा लगा था, जिसकी वजह से मित्सुओ को थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था। और वो कबाव की तरफ देखता है और वो जैसे ही कबाव की तरफ देखता है, कबाव अभी भी बच्चा था और इस वजह से मित्सुओ की ये वाली नज़र को देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। और राहुल ने उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था, उनमें से एक डायलॉग भी था और वो वही डायलॉग आज कबाव को कॉलर पकड़ के बोलता है और कॉलर को पकड़ के उसको उठाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे मारने की,
और मिस्सू फिर उसको एक गुस्सा दे देता है एक पेट में, और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और नीचे गिर जाता है। और वैसे भी कबाओ एक बच्चा ही था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा रोने लग चुका था। मिस्सू को पता था कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। वैसे ज़्यादातर बच्चे घबरा जाते हैं कि अगर पेरेंट्स को पता चल गया या फिर टीचर को पता चल गया कि उन्होंने किसी बच्चे को मारा है और वो रो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन मिस्सू इस वक्त बहुत ज़्यादा शांत था, क्योंकि राहुल ने उसको इतना सब कुछ बताया था ना कि वो हैरान हो चुका था। और वो उसके पास जाता है और उसके कॉलर को पकड़ के बोलता है, अगर तुम शांत नहीं हुए ना तो पता नहीं मुझे भी कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगा। क्या तुम सच में मरना चाहते हो जो ये सब कुछ बकवास कर रहे हो? तुम्हारे रोने से मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, इसलिए बंद करो। लेकिन कबाव जो होता है ना वो अभी भी रोए जा रहा था, ताकि वो सर को बता सके और मिस्सू को डांट खरवा सके। लेकिन मिस्सू उसको उल्टे हाथ की बहुत ज़्यादा जोर से दे देता है। लेकिन मिस्सू को भी नहीं पता था कि ये वाला चाटा कुछ ज़्यादा ही जोर से लग जाएगा, और जो कबाव होता है ना उसके दांत निकल जाते हैं। और जो साबू होता है ना वो कबाव के पास आता है और कहता है कि कबाव कबाव क्या तुम ठीक हो? और जैसे ही वो कबाव के दांत निकलते हुए देखता है और उसके मुंह से खून निकलते हुए देखता है ना, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अभी भी वो तो था तो बच्चा ही ना। और सारे के सारे बच्चे जमा हो जाते हैं। और जो मिचिको होती है ना वो कहती है कि मित्सु, और वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। और आसमान में पाको जो होती है ना वो मित्सु को लेने के लिए आई थी ताकि वो उससे कुछ बात कर सके। लेकिन वो देखती है कि मित्सु ने क्या किया है। इस वजह से वो भी हैरान थी, क्योंकि वो भी तो थी तो एक बच्ची ही ना, लेकिन वो मित्सु के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही मैच्योर थी। इस वजह से वो कहती है कि ये मित्सु ने क्या कर दिया। हम देखते हैं कि जो मित्सु होता है ना उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता है, क्योंकि राहुल ने उसको इतनी सारी चीजें सिखा दी होती है ना जो कि इस उम्र में उसको सीखना नहीं चाहिए था, वो सारी चीजें भी वो सीख चुका था। कबाव जो होता है ना वो बेहोश हो चुका होता है। इस वजह से बाकी सारे बच्चे जो होते हैं ना वो शोर शराबा करने लग जाते हैं। उनमें से कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो टीचर को भी बुला के लेके आते। टीचर्स भी वहां पे आते और देख के हैरान हो चुके थे, और कबाव को तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, यानी स्कूल का जो हॉस्पिटल होता है ना जहाँ पे ट्रीटमेंट होती है वहां पे पहुंचाया जाता है। फिर टीचर पूछने लगते हैं कि असल में किया तो किया किसने, और सारे बच्चे कुछ भी नहीं बोल रहे होते, क्योंकि उन्होंने जो नज़ारा देखा था ना उनको लग रहा था कि मिस्सू उनको भी मारेगा अगर उन्होंने कुछ भी सच बताया तो। वो साबू से पूछते हैं, क्योंकि साबू उसका बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त है ना कबाऊ का, इस वजह से। लेकिन साबू भी कुछ नहीं बोलता इस बार, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। और लड़कियों को भी पूछने की कोशिश की जाती है, लेकिन थी तो वो बच्चियाँ, इस वजह से वो लोग भी कुछ भी नहीं बोलते। और ऊपर जो पाको थी ना वो सब कुछ देख रही थी, और वो नीचे आती है और कहती है कि ये सब कुछ मिस्सू ने किया है। और मिस्सू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है पाको पे। फिर टीचर कहते हैं, पाको क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मिस्सू ने ये सब कुछ किया है? मिस्सू जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। पाको कहती है कि हाँ ये बात पक्की है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मिस्सू ने ये सब कुछ किया है। मिस्सू जो होता है ना उसकी हाथ भीग जाते हैं और कहता है कि ये पाको की बच्ची पता नहीं क्यों मुझे मरवाने पे तुली हुई है। मुझे नहीं पता था कि वो गुस्सा इतना ज़्यादा जोर से लग जाएगा। मुझे अपनी ताकत का अंदाजा भी नहीं था। उस दुनिया से इस दुनिया में आने पे मुझे लगता है कि मेरी ताकत 10 गुना ज़्यादा हो चुकी है प्याले के मुकाबले। और जो मित्सु होता है ना वो बहुत ज़्यादा पसीने पसीने हो चुका था। बाकी सारे बच्चे भी अब पाको को देख के हिम्मत करते हैं और कहते हैं कि हाँ मित्सु ने ये सब कुछ किया है, और बाकी लोग भी बोलने लगते हैं। इस वजह से मित्सु थोड़ा और घबरा जाता है। टीचर जो होते हैं ना वो कहते हैं कि मित्सु जल्दी से यहाँ पे आओ। और मिस्सू उनके पास जाते हैं और कहता है कि कल तुम अपने पेरेंट्स को लेके आना, वरना स्कूल मत आना। और मिस्सू बहुत ज़्यादा घबरा चुका था और कहता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, और वो पसीने पसीने हो चुका था और कहता है कि ठीक है टीचर। और जो मिस्सू होता है ना वो घर वापस चला जाता है। पाको जो होती है ना वो उसके पीछे पीछे आती है, और मिस्सू कहता है कि अब क्या हुआ, क्यों आ रही हो मेरे पीछे? उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पाको कहता है कि इतना गुस्सा तुम क्यों कर रहे हो, और तुम मुझे ये बताओ कल तुम कहाँ चले गए थे, और आज तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम्हारा बिहेवियर इतना ज़्यादा चेंज क्यों हो चुका है? मत बोलो तुम परमैन हो, तुम्हें परमैन क्यों बनाया गया था बड़मैन ने? मिस्सू को सब कुछ याद आता है और कहता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा अच्छा था, इस वजह से मुझे बड़मैन ने परमैन बनाया, क्योंकि मेरे दिल बहुत ज़्यादा साफ था। मैं किसी के प्रति इतना ज़्यादा नफरत नहीं करता था कि उसके साथ ये सारी चीज़ें करूँ। उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है, और वो कहता है क्या मुझे कबाऊ से माफ़ी मांग लेनी चाहिए? जो पाको होती है ना वो कहती है कि अभी के टाइम पे तुम कबाऊ को छोड़ दो, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारे लिए डर बैठ चुका होगा। जब तक वो शांत हो जाएगा ना उसके बाद तुम जाके माफ़ी मांग सकते हो, और अभी के टाइम पे तुम चलो, बड़मैन तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बड़मैन का नाम सुनते ही परमैन बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है। वो कहता है कि बड़मैन। फिर जो पाको होती है ना वो कहती है कि हाँ बड़मैन, और चलो। और जो मिस्सू होता है ना वो उसको अपने घर ले जाती है, और वहाँ पे मिस्सू अपने कपड़े बपड़े बदल के परमैन का बैच पहन के सीधा निकल जाता है, परमैन का कॉस्ट्यूम पहन के। बड़मैन के पास पहुंचने के बाद उसके फिर से पसीने छूटने लग जाते हैं, और वो कहता है कि बड़मैन आप यहाँ पे
बर्डमैन कहता है कि हाँ मैं तो यहीं पे ही हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम गए तो गए कहाँ पे थे और कब से मुझे नहीं दिख रहे थे। जो परमैन होता है ना वो कहता है कि कुछ नहीं बर्डमैन, मैं तो अपने घर पे ही था। बर्डमैन कहता है कि झूठ मत बोलो, मैं अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, मुझे बिल्कुल भी झूठ पसंद नहीं है अभी के टाइम पे। बर्डमैन फिर कुछ भी नहीं बोलता है, वो चुप रहता है। बर्डमैन कहता है कि बताओ मिस्सू। और बर्डमैन को इतने गुस्से में देख के खुद पाको, पायान और जो मंकी होता है ना वो भी हैरान हो चुके थे। और गाइज मुझे मंकी का नाम नहीं पता है, कमेंट में ज़रूर बताना गाइज, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ इस वजह से। और जो परमैन होता है ना वो कहता है कि असल में बर्डमैन हुआ ये था कि जब मैं रात को सोया था ना तब मुझे एक लाइट दिखी थी और बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ आई थी। जब मैं उस लाइट के पास पहुंचा था ना तब वो धमाका जंगल के अंदर हुआ था, और जैसे ही मैंने जंगल में जाके देखा ना तब आसपास के सारे पेड़ तबाह हो चुके थे। और साथ ही साथ मैं वहाँ पे जब गया ना तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा रोशनी हो चुकी थी, और तब मैं अचानक गायब हो चुका था। और जब मेरी आंखें दोबारा खुली ना तब मैं अपने कमरे में था, लेकिन इस बार थोड़ा अजीब था। मैं अपने आप को थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा इंटेलिजेंट महसूस कर पा रहा था, और मैं अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा हल्की महसूस कर पा रहा था, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ पहले से। बर्डमैन जो होते हैं ना वो हैरान हो चुके थे इस चीज़ को जानने के बाद, और वो कहते हैं कि क्या सच में तुम सच कह रहे हो। फिर ऊपरमैन कहता है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ। बर्डमैन जो होते हैं ना वो कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे पे पंच मारने की कोशिश करो। परमैन कहता है क्या आप सच बोल रहे हो, आपको कुछ होगा तो नहीं ना। बर्डमैन कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिरकार वो चीज़ थी तो थी क्या, क्योंकि तुम पृथ्वी से ही पूरी तरह से गायब हो चुके थे। जैसे ही मैंने तुम्हें मॉनिटर करने की कोशिश की ना तब तुम पूरी की पूरी पृथ्वी पे कहीं पर भी नहीं नजर आ रहे थे। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम गए तो गए कहाँ पे थे, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए मैं कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जो परमैन होता है ना वो कहता है कि ठीक है, और वो बर्डमैन को सच में बहुत ज़्यादा खींच के घुसा मारता है। और बर्डमैन जो होता है ना वो दूर जाके तो नहीं गिरता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन सच में उनको दर्द तो हुआ था, उनकी रिब्स में जाके वो मुक्का पड़ा था उनके पेट में, इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और वो कहता है कि कमीने परमैन। फिर परमैन कहता है कि आप ही ने कहा था मुझे मुक्का मारने के लिए। बर्डमैन जो होता है ना वो कहता है कि ठीक है तुम ताकतवर तो हो चुके हो, लेकिन मैं ये जान के हैरान हूँ कि तुम पहले के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा ताकतवर लग रहे हो। जो पाको पायान होते हैं ना वो भी हैरान हो चुके थे कि 10 गुना ज़्यादा ताकतवर, यानी अब अगर मिस्सू अपने परमैन वाले सूट में आ जाता है ना तो उसकी ताकत 6,667 गुना नहीं बल्कि 66,660 इतनी ज़्यादा ताकत हो जाएगी, यानी परमैन के सूट में भी उसकी ताकत 10 गुना हो जाएगी। परमैन ने यहाँ पे हरा हर झूठ बोला था, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर उसने उस गोले वाली चीज़ पर बर्डमैन को बता दी तो कहीं वो गोला छीन ना ले बर्डमैन। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि वैसे भी वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में वीक था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ताकतवर अगर बन सकता है ना तो परमैन की सूट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था। और जो परमैन होता है ना उसकी खुशी को बर्डमैन देख लेते और कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा खुश हो। और जो पाको होती है ना वो सब कुछ बता देती है कि स्कूल में आज क्या क्या हुआ था। और जो बर्डमैन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहता है कि परमैन अगर तुम फिर से ऐसा करोगे तो मुझे मजबूरन तुमसे सारी चीज़ें ले लेनी पड़ेगी जो तुम्हें दिया है मैंने। परमैन जो होता है ना वो कहता है कि बर्डमैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। और रही बात मैंने कबाऊ को मारा था ना तो उससे मैं माफ़ी ज़रूर मांग लूँगा। और परमैन जो होता है ना वो मनी मन सोचे जा रहा था उस कमीने राहुल ने मुझे पता नहीं क्या क्या सिखाया है जिसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा डांट खानी पड़ रही है और ये सारी चीज़ें हो चुकी है, और अभी तो मुझे कल पेरेंट्स को भी लेके जाना पड़ेगा। इस वजह से वो जो होता है ना परमैन वो अपनी ड्यूटी को जल्दी ख़त्म करके घर वापस आ जाता है, और अभी देखता है कि गोले के अंदर अभी भी 24 घंटे बचे हुए हैं। इस वजह से वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है कि अब क्या होगा, 24 घंटे तो अभी भी बचे हुए हैं, यानी कल अपने डैड की और मॉम की डांट खाना तो पक्का ही है। इस वजह से वो पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है। मिस्सो की जो बहन होती है ना वो मिस्सो के लिए कुछ खाना लेके आती है उसके कमरे में, और वो देख के हैरान हो चुकी थी कि मिस्सो जो होता है ना वो पढ़ाई कर रहा है। इस वजह से जो खाना होता है ना वो वहीं पे रख लेती है और कहती है कि मिस्सो खाना खा लेना, और वो चिल्लाते चिल्लाते नीचे चली जाती है कि मिस्सो को कुछ हो गया है, मॉम डैड मिस्सो को कुछ हो गया है। और जो उसके मॉम डैड होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे, और जो वो होते हैं ना वो सीधे मिस्सो के कमरे में आते हैं और मिस्सो के कमरे में आके देखते हैं कि मिस्सो पढ़ाई कर रहा है। और मिस्सो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि इस अपनी बहन की वजह से। जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि कुछ नहीं मॉम डैड, मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ अभी के टाइम पे। ओह मिस्सू तुम आ गए खेल के। और कहता है कि तुमने आज क्या क्या किया है ना स्कूल में उसका हमें पता चल चुका है, तुम्हारे टीचर का फ़ोन आया था। जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि टीचर को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी, क्या मैं नहीं लेके आया था अपने मॉम डैड को। फिर मिस्सू कहता है कि शायद से ना भी ला पाता, और कहता है कि वो मॉम
और जो उसकी मोम होती है ना वो कहती है कि तुमने जो किया है ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, तुम अपने दोस्तों के साथ ये सारी चीज़ें करते हो। फिर मिस्सो कहता है कि मॉम सबसे पहले उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। मिस्सो की मॉम कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं जानना है, और वो वहाँ से चली जाती है। और जो उसके डैड होते हैं ना वो कहते हैं कि हम तुम्हारे स्कूल में कल आने वाले हैं, इसलिए ज़रा संभाल के बात करना कल। मिस्सो कहता है कि ठीक है। फिर अगले दिन मिस्सो अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल में चला जाता है, और स्कूल में टीचर के साथ बात करने के बाद मिस्सो जो होता है ना वो अपने क्लासरूम में चला जाता है, और उसके पेरेंट्स वापस चले जाते हैं घर। उसके जो मिस्सू होता है ना वो अपनी क्लास में आता है, और जैसे वो अपनी क्लास में आता है ना सभी बच्चे डरने लग जाते हैं मिस्सू से, क्योंकि मिस्सू ने कारनामा ही ऐसा कर लिया था। इस वजह से जब वो मिस्सू कबाव की सीट के पास जाता है ना तो कबाव बहुत ज़्यादा डर चुका था, और कहता है कि मिस्सू मेरे पास आने की कोशिश मत करना। लेकिन जो मिस्सू होता है ना वो उसके सामने सिर झुका लेता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और जो कबाव होता है ना वो थोड़ा रिलैक्स होता है और कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो यहाँ से। और जो मिस्सू होता है ना वो वहाँ से चला जाता है, और वहाँ पे अपने डेस्क पे जाके बैठ जाता है, और वो किसी से भी बात नहीं करता है, क्योंकि उसको पता था कि सभी बच्चे अभी के टाइम पे उससे डरे हुए इस वजह से। फिर टीचर क्लास में आते हैं और कहते हैं कि सभी बच्चे तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत जल्दी टेस्ट होने वाला है, और एक हफ्ते बाद मैं तुम लोगों का एक बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला टेस्ट लेने वाला हूँ। मैं आशा करता हूँ कि उसके अंदर कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। और वो मिस्सों की तरफ देखते हुए वो सारी चीज़ें बोल रहे थे, और सभी बच्चे जानते थे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि मिस्सो हर बार लास्ट में आता है ना इस वजह से। जो मिस्सू होता है ना वो धीरे धीरे करके अपनी क्लास को सारी अटेंड कर लेता है। उसके बाद वो घर वापस आ जाता है। घर वापस आने के बाद शांति से बैठता है और कहता है कि यार पूरी क्लास खत्म हो चुकी है, और अभी परमैन की ड्यूटी करने के लिए भी जाना है। और परमैन की ड्यूटी के लिए निकल जाता है। परमैन की ड्यूटी खत्म होने के बाद वो अपने बैच से बात करता है और कहता है कि बड़मैन बड़मैन क्या आप सुन रहे हो। बड़मैन जो होता है ना वो कहता है कि हाँ बोल सकते हो तुम। फिर परमैन कहता है कि मुझे छुट्टी चाहिए थी। बड़मैन कहता है कि कितने दिनों की। फिर परमैन कहता है कि तकरीबन 4 दिनों की छुट्टी चाहिए थी। बड़मैन पूरे शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि इतने दिनों के लिए तुम्हें कहाँ जाना है। फिर परमैन झूठ बोल देता है और कहता है कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाना है। फिर जो बड़मैन होते हैं ना वो कहता है कि पक्का कह रहे हो तुम। फिर परमैन कहता है कि हाँ पक्का कह रहा हूँ। और जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था बड़मैन से, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ, उनको सच भी नहीं बता सकता। फिर बड़मैन उसको परमिशन दे देते हैं। मित्सु बहुत ज़्यादा खुश था और कहता है कि इस 4 दिनों को मैं संभाल लूंगा, उसके बाद का देखा जाएगा। मिस्सो इंतज़ार कर रहा था कि कब उस बॉल का टाइम ख़त्म हो और वो दूसरी दुनिया में जा पाए। और धीरे धीरे करके उस बॉल का टाइम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो गायब हो जाता है और उस कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पे वो पहले था। और उस कमरे में जाने के बाद वो आसपास की चीज़ें देखने लगता है और कहता है कि इस कमरे में कोई आया था क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ की चीज़ें थोड़ी बहुत बिखरी सी लग रही है। और वो तुरंत ही उस जगह पे जाता है जहाँ पे उसने वो मार्शल आर्ट्स की किताबें रखी हुई थी, क्योंकि उसको डर था कि उस जगह को कुछ हो ना जाए। इस वजह से जैसे ही वो उस जगह पे जाता है ना तो वो देखता है कि वो जगह बिल्कुल सेफ थी, और कहती है कि शायद से कोई सफाई करने के लिए आया होगा। और वो मार्शल आर्ट की किताबों को लेता है और उस पेन ड्राइव को भी देखता है और कहता है कि चलो पहली किताब को देखता हूँ, ब्रीथिंग टेक्निक। और उस ब्रीथिंग टेक्निक को ओपन करता है। जैसे ही वो उस ब्रीथिंग टेक्निक को ओपन करता है ना वहाँ पे एक बूढ़ा इंसान आने लगता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें इस ब्रीथिंग टेक्निक को सिखाता हूँ। इस ब्रीथिंग टेक्निक का नाम है लियोन ब्रीथिंग टेक्निक, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक ब्रीथिंग टेक्निक है। आज तक तुमने जितनी भी ब्रीथिंग टेक्निक देखी होगी ना, इनमें से ये सबसे उत्कृष्ट है। ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन अभी के लिए बेसिक लेवल पर ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और वो सिखाने लगता है कि अपने शरीर के अंदर बहुत सारी नाड़ियाँ होती है, या फिर कहूँ तो मेरिडियन होते हैं। हमारे हाथों के अंदर ही कम से कम 72,000 के करीब नाड़ियाँ होती है, सिर्फ एक हाथ की हथेली के अंदर ही। और पूरे शरीर के अंदर देखा जाए ना तो करोड़ों नाड़ियाँ होती है, लेकिन उस नाड़ियों के अंदर डायरेक्टली हम एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी क्लीन नहीं होती है। हमने बहुत ज़्यादा ऐसी वैसी चीज़ें खाई होती है, और उसके अलावा भी हम बिल्कुल भी उस चीज़ को फॉलो नहीं करते ना, इस वजह से हमारे अंदर की नाड़ियाँ जो होती है ना वो ब्लॉक हो चुकी होती है। इस वजह से हमें उसको सबसे पहले ओपन करना होता है। ओपन करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी बॉडी पे ध्यान देना होगा। बॉडी पे ध्यान देने के बाद तो हमें अपनी सांसों पे ध्यान देना होगा। जब कोई इंसान अपनी सांसों पे अच्छे से ध्यान दे देता है ना, तब वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, क्योंकि अगर उसकी सांसें ठीक हो गई तो समझ लो वो इंसान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सांसों पे ही सारा खेल है और सांसों के अंदर ही सारी चीज़ें छुपी हुई है। और वो अपने शरीर के अंदर कुछ करने लगता है, यानी वो अपने एक्यूपंक्चर को दबा रहा था। और बूढ़ा इंसान जिस तरह से अपने एक्यूपंक्चर को दबा रहा था ना, उस हिसाब से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है।
मित्सो ये सारी चीज़ें करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसने जो कहा था ना उस हिसाब से उसको सबसे पहले अपनी बॉडी को ट्रेन करना चाहिए। एक बार बॉडी अच्छी खासी ट्रेन हो जाए ना, उसके बाद उसको ब्रीथिंग टेक्निक पे जाना चाहिए। और लेकिन वो ब्रीथिंग टेक्निक को देखना चाहता था। वो बूढ़ा इंसान एक्यूपंक्चर को दबाने के बाद वो सांसों को लेने की कोशिश करता है और कहता है कि इन सांसों को लेने के लिए तुम्हें प्राणायाम की अवस्था में आना पड़ेगा। और धीरे धीरे करके वो अपनी सांसों को लेने लगता है और कहता है कि अभी के टाइम पे तुम्हें एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अभी के टाइम में सिर्फ तुम्हें सांसों को लेने के बारे में सोचना चाहिए। जब तुम सांसों को लेगे ना, तब तुम्हारे अंदर एनर्जी भी आने लगेगी, फियांग एनर्जी। लेकिन तुम्हें एनर्जी के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पहले के स्टेज पे अपनी सांसों पे फोकस करना है। यही बेसिक टेक्निक का रूल है, बेसिक ब्रीथिंग टेक्निक का रूल है। और वो अपनी सांसों को कंट्रोल करता है और अपने अंदर ही रोक लेता है, फिर धीरे धीरे करके बाहर निकालता है। और ऐसा ही वो 3-4 बार करता है और कहता है कि ऐसा ज़्यादा नहीं करना है, जितनी तुम्हारी क्षमता हो ना उतना तुम्हें दिन में करना है। जब बेसिक टेक्निक पूरी हो जाए ना, तब इंटरमीडिएट टेक्निक पे हम बढ़ेंगे। मिस्सो फिर उस वाली पेन ड्राइव को टच करता है और ओपन करता है कि उस पेन ड्राइव के अंदर क्या है, जो बॉडी टेक्निक है ना उसके अंदर। और उसके अंदर भी एक जवान लड़के की पिक्चर आने लगती है और वो लड़का बताता है कि ये जो टेक्निक है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है बॉडी टेक्निक के रिलेटेड। और इस टेक्निक का नाम है गोल्डन बॉडी टेक्निक। और इसका जो बेसिक फॉर्म है ना वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि बेसिक फॉर्म पे ही सारी चीज़ें टिकी हुई है। अगर इसका बेसिक बहुत ज़्यादा मजबूत होगा ना, तो आने वाला सफ़र तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है इस टेक्निक को रिलेटेड। और जो टेक्निक को समझाने लगता है कि इस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस टेक्निक का इस्तेमाल करने से पहले तुम्हें सबसे पहले अपनी बॉडी को क्लीन करना होगा। और अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी खाने पीने की चीज़ों को सुधारना होगा। उसके साथ साथ तुम्हें अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा और अपने आप को डेली ट्रेनिंग देनी होगी। और वो ट्रेनिंग के कुछ मेथड्स बताता है कि इस तरह से तुम्हें डेली ट्रेनिंग करनी होगी। उसके अलावा तुम्हें सबसे पहले ये सारे फूड खाने होंगे और उसको फूड के बारे में भी बताता है कि कौन कौन से फूड खाने होंगे। और उसके अलावा तुम्हें बेसिक बॉडी टेक्निक को इन्हांस करने के लिए सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, स्मैश लिक्विड, वो तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो तुम्हारी बॉडी को क्लीन करने में और तुम्हारी बॉडी को और ज़्यादा इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तुम जब बाथटब में नहाने के लिए जाओ ना, तब वहाँ पे 1 या 2 बूंद वहाँ पे गिरा देना। जितनी तुम्हारी क्षमता हो ना उतनी बूंद गिरा देना। पूरी बॉटल ना उड़ेल देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। उसके बाद तुम्हें उसके अंदर जाके नहाना है और शांति से बैठ जाना है। 1-2 घंटे के बाद तुम्हें बाहर आना है नहा के। और पूरी तरह से तुम्हारी बॉडी जितनी होगी ना उतनी अच्छी दिखने लगेगी और उतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी होगी। उसके बाद दूसरी चीज़ है तुम्हारी बॉडी को इम्प्रूव करना। और अगर तुम्हारी बॉडी को अगर तुम इम्प्रूव करना चाहते हो, पूरे बेसिक लेवल पर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हो, अगर तुम अमीर हो, तो तुम्हें वो वाला लिक्विड खरीदना चाहिए जिसको तुम पी सकते हो, जिसका नाम है लुमिन लिक्विड। ये जो एलिक्सर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा एलिक्सर है। अगर तुम उसको अपने खाने में 1 बूंद भी गिरा दो ना, तो पूरी दिन के लिए काफ़ी रहेगा। एक बार ही तुम्हें ये चीज़ें करनी है, बार बार ये चीज़ें नहीं करनी है। 2 टाइम नहीं खाना है तुम्हें, सिर्फ 1 टाइम ही खाना है। लेकिन उस 1 टाइम के अंदर तुम्हें ये लिक्विड डाल के खाना है, अगर तुम अमीर हो और ख़रीद सकते हो तो। जिसकी वजह से तुम्हारी ये बेसिक बॉडी टेक्निक है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी इंप्रूव हो जाएगी और तुम बहुत ज़्यादा जल्दी ताकतवर बन सकते हो। जो मित्सु होता है ना वो कहता है कि यार सच में ये जो जोरा ने ये सारी चीज़ें ढूंढी है ना, ये सच में अमीरों के लिए ही है। अगर कोई गरीब भी इसको आसानी से खरीद भी लेता है ना, तब भी वो अपनी बेसिक टेक्निक बॉडी को आगे नहीं बढ़ा सकता है। जल्दी बढ़ा सकता है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसके लिए तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और वो जोरा को कहता है कि ठीक है जोरा, तुम मुझे ये बताओ कि जो ये स्मैश लिक्विड और ये जो लिमिंग लिक्विड है उसको लेने के लिए मुझे कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और जोरा देखने लगती है कि जो स्मैश लिक्विड है ना उसके लिए आपको कम से कम 1 लाख पॉइंट को खर्च करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए को खर्च करना पड़ेगा। और जो लिमिंग लिक्विड है ना उसके लिए कम से कम 5 लाख रुपये को खर्च करना पड़ेगा। जो मित्सु होता है ना वो हैरान हो चुका था कि इतना ज़्यादा महंगा, सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और कहता है कि चलो खरीद लो, क्योंकि आज मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। जो जोरा होती है ना वो खरीद लेती है और मित्सुओ ने वो सारी टेक्निक के रिलेटेड जानकारी ले ली थी जो उसको अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए चाहिए थी। उसके बाद वो सबसे पहले अपने रूटीन को बनाता है कि किस तरह से उसको अपने आप को पावरफुल बनाना है।
और मित्सुओ अपने आप को कुछ नोटिस करता है और कहता है कि ये जो मेरी बॉडी है ना, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जब मैं पृथ्वी पे था ना, बिल्कुल वैसी की वैसी ही बॉडी है, और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसी बॉडी है और वहाँ पर भी बिल्कुल वैसी बॉडी थी। क्या मेरा पूरा शरीर यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है? मुझे लगा था कि मैं इस दुनिया वाले मित्सुओं की बॉडी के अंदर आ चुका हूँ, लेकिन नहीं, मेरी पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पे आ चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी के टाइम पे मैं महसूस कर सकता हूँ अपने शरीर को, और मेरा शरीर बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा है। क्योंकि जब जब मैं ट्रैवल करता हूँ ना, तब तब मेरा शरीर कुछ और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन मेरा शरीर पता नहीं क्या होता है कि अचानक मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं ट्रैवल कैसे कर रहा हूँ इन दोनों दुनियाओं के बीच। और खैर, मुझे वो सारी चीज़ें नहीं जाननी है, लेकिन मैं ये सोच के हैरान हूँ कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो इस दुनिया का मिस्सो गायब तो गायब हो कहाँ हो गया। मिस्सो ये सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है, और स्मैश लिक्विड और लिविंग लिक्विड को खरीदने के बाद वो कहता है कि अभी तक वो आया नहीं है ऑर्डर, और ऑर्डर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि 2-3 दिन तो लग जाएंगे, क्योंकि अभी के टाइम पे वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। मतलब कि लिविंग लिक्विड और स्मैश लिक्विड अभी तक बने नहीं है और वो आउट ऑफ स्टॉक है, इस वजह से उसको थोड़ा टाइम लगेगा। फिर जो मित्सु होता है ना, वो नीचे जाने लगता है और कहता है कि मॉम डैड, क्या आप लोग तैयार हो गए? और फिर जो उसके मॉम डैड होते हैं ना, वो कहता है कि हाँ, हम लोग तैयार हो गए, और जल्दी से तुम भी तैयार हो जाओ, क्योंकि हमें जाना है वहाँ पे एडमिशन करवाने के लिए। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि मैं तो पहले से ही तैयार हूँ। और जो उसके मॉम डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि तो फिर चलो। और उसकी छोटी बहन जो होती है ना, वो कहती है कि क्या मैं आप लोगों के साथ आ सकती हूँ? तो उसकी मॉम मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें घर पे रहना चाहिए और अपनी आंटी के साथ रहना चाहिए, जो उसकी मेड थी ना, उसको कहता है, और उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। और वो लोग चले जाते हैं वहाँ से, और वो सबसे पहले जाते हैं अपनी कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए। वो कॉलेज में अच्छे से एडमिशन करवा लेते हैं। उसके बाद वो लोग ब्लैक ट्रेनिंग हॉल के अंदर जाते हैं, जहाँ पे वो अपना अच्छे से ट्रेनिंग हॉल के लिए एडमिशन करवा सके। ब्लैक ट्रेनिंग हॉल का जो लीडर था ना, वो मिस्सो के डैड का बहुत ही अच्छा दोस्त था। इस वजह से वो मिस्सो के डैड को अच्छे से जानता था, क्योंकि उन दोनों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से बहुत सारा सफ़र तय किया था। क्योंकि मिस्सो का डैड बहुत ज़्यादा ऊंची पोजीशन में था, इस वजह से मिस्सो के डैड ने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की थी। ब्लैक ट्रेनिंग हॉल का लीडर जैसे ही मिस्सो के डैड को देखता है ना, वो सीधा जाके उसको गले लगा लेता है और कहता है कि कैसे है दोस्त, कितने टाइम बाद तुम यहाँ पे आए हो, क्या तुम मुझे भूल गए थे क्या? मिस्सो का डैड कहता है कि यार नहीं, मुझे लगता है कि तुम मुझे भूल गए हो। फिर ब्लैक ट्रेनिंग हॉल का लीडर कहता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम इतने दिनों के बाद यहाँ पे आए हो, कुछ ना कुछ काम से तो आए हुए होंगे। मिस्सो का डैड कहता है कि हाँ, असल में ये मेरे 2 बेटे हैं, मुझे इनका एडमिशन करवाना है तुम्हारे ब्लैक ट्रेनिंग हॉल के अंदर। ब्लैक रनिंग हॉल का लीडर मिस्सो और उसके भाई को देखता है और कहता है कि हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे यानी मेरे बच्चे, और कहता है कि तुम्हारा एडमिशन बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। और जो ब्लैक ट्रेनिंग हॉल के जो बाकी लोग थे ना, जो कि वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आया करते थे, वो देख के हैरान थे कि ब्लैक ट्रेनिंग हॉल का इतना बड़ा मालिक और इतने छोटे से बच्चों के साथ इतने अच्छे से बातें कर रहा है, और आखिरकार इन दोनों का डैड है तो है कौन। और इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं जो मिस्सू होता है ना, वो अपने कमरे में बैठा हुआ था और एक कागज़ पे कुछ पढ़ रहा था। असल में उसके सामने लियांग लिक्विड और स्मैश लिक्विड थे, वो उसी का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा था कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। और हमें पता चलता है कि जो मिस्सू होता है ना, वो ब्लैक ट्रेनिंग हॉल के अंदर जाके आ चुका है, और अभी के टाइम पे रात का सीन है। और साथ ही साथ मिस्सू भी हैरान था कि इतनी जल्दी डिलीवरी हो चुकी थी, क्योंकि 2-3 दिन तो लगने ही वाले थे डिलीवरी आने में, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हैरान था। लेकिन मिस्सू इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है और स्मैश लिक्विड को लेता है और बाथटब में नहाने के लिए चला जाता है। और जैसे वो बाथरूम में जाता है ना, तो वो बाथटब के अंदर पहले ठंडा पानी इस्तेमाल करता है, कहता है कि मैं ठंडा पानी के अंदर नहाऊंगा। वो पूरा बाथटब भर देता है पानी से, और उसके ऊपर एक बूंद गिराता है स्मैश लिक्विड की। वो पूरा का पूरा जो पानी था ना, वो गुलाबी कलर का हो जाता है, और वो उसके अंदर जाके बैठ जाता है। और जैसे ही बैठता है ना, उसके शरीर के अंदर जलन शुरू हो जाती है। उसके हाथ से जो स्मैश लिक्विड था ना, वो गिरने वाला था, लेकिन वो ठीक से नीचे रख लेता है। और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाया जा रहा था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी लग रही थी, क्योंकि जो स्मैश लिक्विड था ना, वो उसके शरीर के अंदर जा रहा था, उसकी त्वचा के थ्रू। और जैसे ही उसके शरीर के अंदर जाता है ना, मिस्सू जो होता है ना, वो कहता है कि अब आखिरी स्टेप आ चुका है, इसके अंदर मुझे अपने सिर को भी पानी के अंदर डुबा देना है। लेकिन मुझे ये इतना दर्द हो रहा है ना कि किस तरह से डुबा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी मिस्सू अपने सर को पानी के अंदर डुबा देता है, और 5 मिनट के बाद वो अपने सर को बाहर निकालता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतने टाइम तक सांसों को रोक के रखा था। अब तक अगर कोई सामान्य इंसान होता ना, तो वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता या तो मर जाता। लेकिन इतने टाइम तक मैंने सांसों को रोक के रखा है ना, मैं अपने आप को महसूस कर सकता हूँ।
उस ब्रीथिंग टेक्निक की ताकत को भी महसूस कर सकता हूँ और साथ ही साथ इस मैस लिक्विड को जैसे ही मेरे शरीर के अंदर गया ना, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा मजबूत लग रही है। वो सोचता है कि क्या मुझे अभी के टाइम पे इसका इस्तेमाल दोबारा करना चाहिए, लेकिन फिर वो उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है कि इसका दिन में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना होता है। अगर बार बार इस्तेमाल करोगे ना, तो हो सकता है कि उल्टा असर भी पड़ सके और जो असर हो वो इतना ज़्यादा भी ना हो। इस वजह से मित्सुओ मना करता है और वो बाहर निकल जाता है कमरे से और कपड़े वपड़े पहन के तैयार हो जाता है और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्फूर्ति महसूस करता है अपने शरीर के अंदर। इस वजह से वो सोचता है कि उस बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और वो इस हिसाब से ट्रेनिंग करना लग जाता है, फिजिकल ट्रेनिंग। और वो पुशअप्स करता है, सिटअप्स करता है और इस तरह से वो ट्रेनिंग करने लग जाता है। फिर वो जोरा से कहता है कि जोरा, मुझे अपनी ट्रेनिंग के लिए और ज़्यादा इक्विपमेंट चाहिए, जिसके अंदर डंबल होंगे और भी बहुत सारी जो आइटम है ना ट्रेनिंग के लिए, वो सारी की सारी मुझे चाहिए। उसके लिए मुझे कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? जो जोरा होती है ना, वो कैलकुलेट करती है और कहती है कि इसके लिए आपको करीब 4 मिलियन के करीब खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मशीनें हैं। क्या आप इसको अपने कमरे में रखवाना चाहोगे, जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग कर पाओ? फिर मिस्सो कहता है कि क्या ऐसी मशीनें भी होती है? फिर जोरा कहती है कि हाँ। फिर मिस्सो कहता है कि ठीक है, उन सभी का ऑर्डर दे दो। फिर जो जोरा होती है वो कहती है कि इन सभी का अगर आप ऑर्डर लिखवाने जाओगे तो फिर 14 मिलियन हो जाएंगे। फिर मिस्सो कहता है कि ठीक है, दे दो। और जो जोरा होती है ना, वो ऑर्डर करवा देती है। मिस्सो कहता है कि मेरे तो बहुत सारे पैसे चले गए, लेकिन फादर ने एक बार बताया था कि अगर मुझे ज़्यादा पैसे कमाना है ना, तो मुझे मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। और वो भी अपनी दुनिया के मॉन्स्टर नहीं, अपनी दुनिया के अंदर जितने भी जानवर इवॉल्व हुए हैं ना, हम उसको बीस्ट कहते हैं, मॉन्स्टर नहीं कहते। लेकिन यहाँ पे कुछ रिप्स खुल चुके थे, यानी दूसरी दुनिया के दरवाजे भी खुल चुके थे, क्योंकि उसके बाद जो वो मॉन्स्टर मरा था ना किंग टीयर का, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी थी। उसके बाद एक ग्रेड परफेक्शन आया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी आने लगी थी और उसके अंदर बहुत सारी रिप्स खुल चुकी थी, यानी बहुत सारी दूसरी दुनिया के दरवाजे खुल चुके थे, जिसकी वजह से बहुत सारे मॉन्स्टर आके इस दुनिया पे हमला करने लगे थे। और इस वजह से यहाँ पे अवेकनर्स जो थे ना पावरफुल, उन्होंने मदद करने की कोशिश की लोगों की, और साथ ही साथ उन मॉन्स्टरों को भी मारना शुरू किया। और इस वजह से उनको अवेकनर कहा गया और इस वजह से स्थापित हुई थी अवेकनर एसोसिएशन, जो कि मॉन्स्टरों को मार के लोगों की रक्षा करती है। लेकिन अवेकनर एसोसिएशन के अंदर वही लोग ज्वाइन हो सकते हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो और साथ ही साथ कुछ और रिक्वायरमेंट भी चाहिए होगी उसको, तब जाके वो आगे बढ़ पाएगा। फिर मिस्सो कहता है कि ठीक है, क्या ही कह सकते हैं। फिर जो मिस्सो होता है ना, वो कहता है कि चलो मेरी आज की ट्रेनिंग तो ख़त्म हो गई, और वो सोने के लिए चला जाता है। सोने के बाद वो और उसका भाई दोनों ब्लैक ट्रेनिंग हॉल के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो टीचर होते हैं ना, वो कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि मार्शल आर्ट्स के भी कई सारे फॉर्म होते हैं। अभी के टाइम पे मैं तुम्हें जो मार्शल आर्ट का फॉर्म दिखाने वाला हूँ ना, वो बेसिक मार्शल आर्ट का फॉर्म है। मिस्सो कहता है कि मैंने ब्रीथिंग टेक्निक सीखी है, अपने फिजिकल बॉडी को मजबूत करने के लिए गोल्डन बॉडी टेक्निक सीखी है, लेकिन मार्शल आर्ट यानी किसी से फाइट करने के लिए मार्शल आर्ट की टेक्निक नहीं सीखी है। और वो जो टीचर होता है ना, वो कहता है कि ये जो बेसिक मार्शल आर्ट टेक्निक है ना, इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने फॉर्म को सही करना होगा। तुम्हें अपने रिफ्लेक्सेस, मूवमेंट और सही टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। और वो उनको करके दिखाता है। थोड़े डेमो देने के बाद वो स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम लोग खुद इसका इस्तेमाल करो, और स्टूडेंट भी बिल्कुल वैसा ही करने लगते हैं जैसा वो कर रहे थे। जो टीचर होते हैं ना, वो कहता है कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, तुम लोग ये सारी चीज़ें सीख चुके हो। अभी मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप, आज से लेके 1 साल तक, जब तक तुम इस मार्शल आर्ट को परफेक्शन लेवल तक नहीं सीख लेते, तब तक मैं तुम्हें पूरी तरह से अच्छे से ट्रेन करने वाला हूँ। और मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि किस तरह से क्या चीज़ें की जाती है। मैं तुम्हें बार बार करके नहीं दिखाने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ कि आगे की ट्रेनिंग तुम्हें खुद से भी सीखनी होगी, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें ही सिखाई जाएगी, और तुम्हें सिर्फ तुम्हारे टीचर गाइड कर सकते हैं कि तुम्हें आगे किस तरह से बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ने का सफ़र तुम्हें ही खुद तय करना होगा। मिस्सो भी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका था। और जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि जब तुम इस मार्शल आर्ट को बेसिक लेवल पर कम्प्लीटली सीख जाओगे ना, तब मैं तुम्हें ब्रीथिंग टेक्निक सिखाऊंगा। अगर किसी के पास ब्रीथिंग टेक्निक ऑलरेडी है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो मैं उसको एक नई ब्रीथिंग टेक्निक दूंगा, और साथ साथ ब्रीथिंग टेक्निक सिखाऊंगा कि किस तरह से ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए, ताकि तुम लोग मार्शल आर्ट में आगे बढ़ सको। और कहता है कि सबसे पहले तुम्हें मार्शल आर्ट को सीखने पे ध्यान देना चाहिए। और सभी बच्चे मार्शल आर्ट को जोरों शोरों से सीखना शुरू कर चुके थे। मिस्सो भी 4-5 दिनों से लगातार ये सारी चीज़ें कर रहा था, और वो अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे बदलाव देख पा रहा था। उसकी फिजिकल बॉडी पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। साथ ही साथ
उसकी ट्रेनिंग करने की वजह से, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चला था। और उस राहुल की वजह से उसको और भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होने लगी थी। लेकिन अब वो समझ गया था कि राहुल की हर एक बात का पालन करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भले ही उसका दिमाग अभी बच्चों जैसा हो, लेकिन जो राहुल है ना, वो कम्प्लीटली एक मैच्योर बच्चा है। इस वजह से उससे थोड़ा संभाल के ही बात करनी चाहिए। मिस्सो फिर अपने आप को मिरर में देखता है और कहता है कि मैं पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका हूँ। और कहता है कि अगर मैं अभी के टाइम की बात करूँ ना अपनी ताकत की, तो मेरी फिज़िकल ताकत बहुत ज़्यादा मजबूत है। मुझे जो पहली बार मैं इस दुनिया में आया था ना, तब मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, 20 से 30 गुना ज़्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा भ्रम था, जो कि उस गोले ने मुझे दिया था। लेकिन जब मैं अपनी दुनिया में वापस गया ना, तब मुझे लगा कि मैं 10 गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। लेकिन वो बात सच थी। और जब मैं इस दुनिया में वापस आया ना, तब मेरी ताकत फिर से बढ़ चुकी थी और मेरी ताकत 20 गुना हो चुकी थी। तब मुझे समझ में आया कि मैं पहली बार जब इस दुनिया में आया था ना, तब मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर ही आया था, किसी के शरीर के अंदर नहीं। और अभी के टाइम पे मेरी ताकत की बात करूँ ना, तो मैं पहले से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और मैं उस बॉल की बात को भी समझ सकता हूँ। वो मुझे कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन उसने वो जो चीज़ें की थी ना, उससे मैं समझ सकता हूँ कि अगर उसने वो सारी चीज़ें नहीं की होती ना, तो मैं यहाँ के प्रेशर के अंदर ही मारा जाता। क्योंकि इस जो एनर्जी का प्रेशर है ना, वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मुझे वो भ्रम दिया था ना उसने, और साथ ही साथ मेरी प्रोटेक्शन भी की थी उस बॉल ने। लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये बॉल आखिरकार है तो है क्या। और मिस्सो जो होता है ना, वो कहता है कि मैं अपने आप को पहले से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर महसूस कर पा रहा हूँ। अगर परमैन सूट पहनूँ तो पता नहीं कितना ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा। क्या मैं बर्डमैन को हराने की ताकत रखता हूँ? शायद से हाँ। अगर परमैन सूट की बात करूँ ना, तो उसके अंदर किसी की भी ताकत 6666 गुना हो जाती है। लेकिन मैं पहले से ही 100 गुना ज़्यादा ताकतवर हूँ। यानी अगर मैं देखा जाए तो परमैन मुझसे सिर्फ और सिर्फ 66 गुना ज़्यादा ताकतवर है। मुझे लगता है कि अब मुझे ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो इम्प्रूवमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो रही है। क्योंकि शायद से उस दो दुनिया के बीच ट्रैवल करने की वजह से मेरी फिजिकल बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट आया है। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल करूँगा ना, तो कम्प्लीटली कर पाऊँगा। क्योंकि मैंने गोल्डन बॉडी को बेसिक लेवल पे कम्प्लीटली ट्रेन कर चुका हूँ। और रही बात मेरी मार्शल आर्ट की, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मेरा भाई का बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन उसने जो मार्शल आर्ट चूज़ की है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और साथ ही साथ उसकी जो फिजिकल बॉडी की जो ट्रेनिंग है ना, या फिर कहूँ तो मार्शल आर्ट, वो मेरी जो फिजिकल बॉडी की मार्शल आर्ट है ना, उसके लेवल पर ही है। शायद से उसने भी बहुत ज़्यादा महंगी वाली बात बाई की होगी। मिस्सो फिर बैठ जाता है ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए। और इस वजह से वो वीडियो फिर से शुरू करता है उस ब्रीथिंग टेक्निक को सीखने के लिए। और उसने वो पूरा वीडियो देख लिया था और उसको समझ में आ चुका था कि ब्रीथिंग टेक्निक के बेसिक लेवल तक कैसे पहुंचा जाए। और यहाँ से शुरू होती है उसकी मार्शल आर्ट की एक नई जर्नी। और वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसने सुना था कि मार्शल आर्ट के बहुत ज़्यादा आगे लेवल तक पहुँचने के बाद लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी उसके पास जैसे सुपर पावर्स आ जाती है ना, जैसे उसने फिल्मों में देखा था, बिल्कुल उसी तरह से था। और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वाटर की एनर्जी, फायर की एनर्जी, टेलीकिनेसिस, टेली कम्युनिकेशन, टेलीपोर्ट, फ्लाई करने की एबिलिटी और भी बहुत सारी एबिलिटी। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। इस वजह से वो बहुत जल्दी ब्रॉन्ज लेवल पर पहुंचना चाहता था। और वो मार्शल आर्ट की ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और फ्यूयांग एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर चुका था। और जैसे ही वो धीरे धीरे करके फ्यूयांग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, वो अपने शरीर के अंदर बदलाव महसूस कर पा रहा था। उसकी जो नाड़ियाँ थी ना, उसकी मदद से वो अभी के टाइम पे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी नाड़ियाँ अभी तक इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं थी कि वो फ्यूयांग एनर्जी को संभाल पाए। इस वजह से वो अपनी सांसों के थ्रू फ्यूयांग एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर चुका था। और 3 घंटे बाद वो महसूस करता है कि उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और साथ ही साथ वो ब्रोंज लेवल के पहले स्टेज तक पहुंच चुका है। और ब्रोंज लेवल एक ऐसा लेवल है जिसके अंदर हम अपने फ्यूयांग एनर्जी को बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट तक पुश करते हैं, या फिर कहूँ तो अपनी बॉडी को मैक्सिमम लिमिट तक पुश करते हैं, जहाँ पे फ्यूयांग एनर्जी को संभालने के लिए हमारी बॉडी कैपेबल बन सके। इस लेवल के अंदर हम जिस भी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हैं ना, उसके अंदर फ्यूयांग एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। या फिर कहूँ तो अगर हम पंच थ्रो कर रहे हैं या फिर किक मार रहे हैं, तो उसके अंदर फ्यूयांग एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण हमारे पंच या फिर किक की ताकत बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर एक अलग ही प्रकार की एनर्जी बहती है, जिसकी वजह से हम कई टाइम तक बहुत ज़्यादा स्फूर्तिला महसूस करते हैं, या फिर कहूँ तो बहुत ज़्यादा स्टेमिना हो जाता है हमारे पास। और हमारी एजिलिटी, स्ट्रेंथ सब कुछ बढ़ जाता है इस एनर्जी की वजह से। और साथ ही साथ इस एनर्जी की वजह से 8 से 9 दिनों तक खाए पिए बिना रह सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर पीक तक पहुंच जाए ना ब्रोंज लेवल के कोई इंसान,
तो वो इंसान 1 महीने तक भूखा प्यासा रह सकता है। इससे ही हम समझ सकते हैं कि फियांग एनर्जी कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और साथ ही साथ जो मिस्सू होता है ना, वो खड़ा होता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस करता हूँ। और वो अपने पंच को थ्रो करता है, जिसके अंदर वो अपनी फियांग एनर्जी का इस्तेमाल कर चुका था। और कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। अभी के टाइम पे मैं इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ, क्योंकि ये ब्रोंज लेवल ही है। इस वजह से इस लेवल के अंदर हम लोग एनर्जी की बीम नहीं शूट कर सकते, या फिर एनर्जी का इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को खड़ा या बैठा नहीं सकते, या फिर टेलीकिनेसिस पावर या फिर ऐसी किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब हम सिल्वर लेवल तक पहुंचेंगे ना, तब हम अपनी एनर्जी का इस्तेमाल तलवार, भाले या फिर किसी भी हथियार के अंदर कर सकते हैं। जब हम गोल्ड लेवल तक पहुंचेंगे ना, तब जाके हम अपनी एनर्जी को बीम को शूट कर सकते हैं, यानी अपने शरीर के अंदर से एनर्जी को निकाल सकते हैं बाहर। कुछ दिनों तक ये सारी चीज़ें समझने के बाद मिस्सो खड़ा हो जाता है, लेकिन अभी भी वो चिंता में था कि अब 3 दिन यहाँ पे रह चुके हैं, उसके बाद उसको अपनी असली दुनिया में वापस जाना होगा। लेकिन वो इस बात से डर रहा था कि अब क्या होगा, क्या वो इस दुनिया वाले मॉम डैड को कैसे समझाएगा कि वो 8 दिनों के लिए गायब होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वो 4 दिनों तक रह चुका है। मिस्सो पहले इस दुनिया के अंदर 1 दिन तक रहा था, उसके बाद पृथ्वी पे 2 दिन तक, और वापस इस दुनिया में 4 दिन तक। और वापस वो अपनी दुनिया में जाएगा तो उसे का पता था कि 2 गुना समय हो जाने वाला है, यानी 8 दिन। तो ऐसा क्या वो चलता ही रहेगा क्या? 16 दिन, 32 दिन, 64 दिन, ऐसे तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा ये समय। फिर उस बॉल के अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, जब तुम सिल्वर लेवल तक पहुंचोगे तब ये पूरा का पूरा समय रीसेट हो जाएगा, उसके बाद फिर से समय 2 गुना होने लगेगा। और जब तक तुम गोल्ड लेवल तक नहीं पहुंचते हो, तब तक तुम दोनों की दुनिया के बीच 2 गुना समय तक आते जाते रहोगे। अगर तुम सिल्वर लेवल तक नहीं पहुंचते हो, तो समझ लेना कि तुम यहीं पे ही फंस जाओगे, क्योंकि आने वाला समय इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि तुम जा ही नहीं पाओगे। या तो तुम इस दुनिया में या तो उस दुनिया में समय ख़त्म होने की वजह से चले जाओगे। और मिस्सो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे आगे बढ़ने के बारे में सोचना ही होगा। और मिस्सो यहाँ पे बताता है कि इस दुनिया के अंदर अगर कोई इंसान ब्रॉन्ज लेवल तक पहुँच जाता है ना, तो उसकी एज 150 साल हो जाती है। सिल्वर लेवल तक पहुँचने के बाद 200 साल, गोल्ड लेवल तक पहुँचने के बाद 300 साल हो जाती है किसी की भी एज। लेकिन यहाँ पे अगर कोई नॉर्मल इंसान है ना, तो उसकी एज भी कम्प्लीटली 100 साल होती है। लेकिन हमारी दुनिया के अंदर कोई इंसान 70 साल तक जीता है, तो कोई इंसान 60 साल तक, तो कोई इंसान 80 साल तक जिंदा रहता है। लेकिन वो इस पे डिपेंड करता है कि उसकी हेल्थ कैसी है। लेकिन ये दुनिया के अंदर फियांग एनर्जी की वजह से सब कुछ बदल चुका है। फिर मिस्सो कहता है कि ठीक है, अब मैं अपनी पृथ्वी पे जाने वाला हूँ, तो 8 दिनों तक रहने वाला हूँ। अगर कैलकुलेशन करूँ तो मुझे 8 दिन के हिसाब से इस दुनिया वाले मॉम डैड को समझाना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। और वो सोचने लगता है, और बहुत टाइम सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो अपने मॉम डैड के पास जाता है और कहता है कि मॉम डैड, मैं अपने दोस्त रोहित के साथ पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि उसका अवेकन रैंक सी आया था। इस वजह से मुझे लगता है कि उसके साथ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने की वजह से मेरी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। सो उसके मॉम डैड तो पहले तो मना करते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं। और मिस्सो कहता है कि मेरी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रही है मॉम डैड, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्सो के मॉम डैड कहते हैं कि ठीक है, और फिर मिस्सो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो मिस्सो के मॉम डैड थे ना, वो एक दूसरे की तरफ सीरियस नज़र से देखे आ रहे थे, जैसे कि मिस्सो की चोरी पकड़ी गई हो। जो मिस्सो के डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि मिस्सो अब तक क्या कर रहा था, क्या तुम्हें पता है? मिस्सो की जो मॉम होती है ना, वो कहते हैं कि मुझे जहाँ तक पता है वो भी हमारे दूसरे बेटे की तरह पढ़ाई कर रहा था, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा था मार्शल आर्ट के रिलेटेड। फिर उसके डैड कहते हैं कि हाँ, तभी तो मैंने उसको देखा, और उसका रैंक ब्रॉन्ज लेवल का पहले स्टेज पर पहुंच चुका है। फिर मिस्सो की मॉम कहती है कि हाँ, और मेरे जो दूसरा बेटा है ना, वो भी बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग कर रहा है, वो भी बहुत जल्दी ब्रॉन्ज रैंक तक पहुंच जाएगा। इस वजह से हमारी दोनों बेटों की चिंता करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और हम मिस्सो की तरफ देखते हैं, जो कि हमारे कमरे में आके शांति से लेट जाता है और कहता है कि चलो 3 दिन आराम से बिताने हैं। और ऐसे ही मिस्सो के 3 दिन निकल जाते हैं। उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग की होती है, और उसके ब्रॉन्ज रैंक में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई होती है। लेकिन अभी भी वो दूसरी स्टेज तक नहीं पहुंचा होता है। लेकिन उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है, और धीरे धीरे करके उस गोले का टाइम ख़त्म हो जाता है। 5, 4, 3, 2, 1, और मिस्सू अपने इस वाले कमरे से गायब होके अपने असली वाली दुनिया में आ जाता है। और वो देखता है कि इस दुनिया के अंदर भी रात है, यानी वो जब जब ट्रैवल करता है तब एक ही समय में ट्रैवल करता है। और वो ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा हैरान करवाती है, क्योंकि बर्डमैन ने बताया था कि वो जब बर्ड प्लेनेट से इस प्लेनेट पे आते हैं ना, तब दोनों दुनियाओं के बीच का समय बहुत ज़्यादा अलग होता है। अगर वो सारी चीज़ें छोड़े और हम जापान और अमेरिका के समय की बात करें ना,
तब भी बहुत ज़्यादा समय का अंतर है। लेकिन यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। लेकिन मित्सुओ ज़्यादा नहीं सोचता है और वो लेट जाता है और सो जाता है। और सुबह जैसे ही वो उठता है ना, तब वो घड़ी को देखता है और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था और कहता है कि मैं अब बहुत ज़्यादा जल्दी उठने लगा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट आई है, क्योंकि पहले मुझे बहुत ज़्यादा सोने की ज़रूरत पड़ती थी थकने की वजह से। लेकिन अब तो मैं चाहे परमानेंट का काम करूँ या कोई भी काम करूँ, मुझे ज़्यादा थकान नहीं होगी। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कम नींद लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और वो नहा धो के तैयार हो जाता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे वो स्कूल की तरफ जा रहा था ना, तब रास्ते में उसको मिचिको मिलती है। मित्सुओ मिचिको के पास जाता है। मिचिको बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि तुम कौन हो? फिर मित्सुओ कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? मिचिको कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। और जो मित्सुओ होता है ना, वो उसके पास जाने लगता है और कहता है क्या सच में तुम मुझे नहीं जानती हो? और जो मिचिको होती है ना, वो थोड़ी डर जाती है और क्या कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा दिखने में अच्छे हो, लेकिन तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? और ऐसा कह के वो भाग जाती है वहाँ से। और जो मित्सु होता है ना, वो कहता है कि दिखने में अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन भाग क्यों गई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और फिर वो अपने स्कूल में जाने लगता है। लेकिन स्कूल के सभी बच्चे बहुत ज़्यादा हैरान थे उसको देख के। और कोई भी बच्चा कोई जवाब नहीं दे रहा था, सिर्फ एक दूसरे से बातें किए जा रहे थे। लेकिन वो जैसे क्लास में जाता है ना, तो क्लास में जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम कोई नए एडमिशन हो क्या? फिर वो टीचर कहते हैं लेकिन एक मिनट, तुम थोड़े बहुत मित्सुओ जैसे लग रहे हो। क्या तुम सच में मित्सुओ के कोई रिलेटिव हो क्या? मित्सुओ कहता है कि नहीं, मैं मित्सुओ ही हूँ। और जैसे ही ये पूरी क्लास सुनती है ना, वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो मित्सुओ था ना, वो पूरी तरह से चेंज हो चुका था। क्योंकि ज़्यादातर उसके बाल जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। लेकिन इस बार उसने अपने बालों पे ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसकी ताकत बढ़ने के साथ साथ उसकी फियांग एनर्जी ने उसके बालों की ग्रोथ को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से उसके बाल थोड़े ज़्यादा घने हो चुके थे। लेकिन अभी भी वो लड़कियों के जितने घने नहीं हुए थे उसके बाल। और साथ ही साथ उसके जो एप्स थे ना, वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके थे। उसकी चाहे मसल्स की बात की जाए, या फिर उसके शोल्डर्स की बात की जाए, या फिर उसके लेग्स की बात की जाए, यहाँ तक कि उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन था ना, वो भी बहुत हद तक चेंज हो चुका था। इस वजह से मित्सुओ पहचान में ही नहीं आ रहा था कि ये मित्सुओ ही है या कोई और है। जो मित्सुओ होता है ना, वो धीरे धीरे करके अपनी सारी क्लासेस ख़त्म करता है। और सभी बच्चे अभी भी मित्सुओ की तरफ ही देखे जा रहे थे, क्योंकि जो मित्सुओ का आकर्षण था ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। क्योंकि फियांग एनर्जी की वजह से उसके जो अट्रैक्शन था ना, वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर चला जा चुका था। उसके अलावा मित्सुओ एक बात सोचने लगता है कि उस दुनिया के अंदर सुमिरे थी, और उस दुनिया वाली जो सुमिरे थी ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दुनिया वाली मुझ सुमिरे इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी जितनी उस दुनिया वाली सुमिरे थी, लेकिन उस दुनिया वाली सुमिरे के अंदर अपना अलग ही चार्म था। इस वजह से वो सोचता है कि अगर इस दुनिया वाली और उस दुनिया वाली सुमिरे को एक साथ खड़ा कर दिया जाए, तो पता नहीं लोगों के अंदर क्या ही क्रेज़ मच जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एक ही बात गूंजेगी कि दोनों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है। लेकिन खैर, मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ अपने काम से काम रखना है। और गाइज, अभी तक मिस्सो को सुमिरे की असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, यानी पाको की असली आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वो तो सिर्फ अपने काम से काम रख रहा था। हम पार्ट 5 की शुरुआत में देखते हैं मित्सु बैग पैक करके घर जा रहा होता है। सभी बच्चे अभी भी उसको देखे जा रहे थे। मिस्सो को समझ में नहीं आ रहा था कि सभी बच्चे क्यों देख रहे हैं उसे। तभी एक बच्चा आगे आते हुए कहता है कि मिस्सू, तुम कौन से सलून में गए थे? मिस्सो को कुछ समझ में नहीं आता है। वो बच्चा कहता है कि ये विग कहाँ से उठा के लेके आए। और वो मिस्सो की विग को छूने के लिए जाता है, लेकिन मिस्सो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम? वो कहता है कि जरा अपनी शक्ल को आईने में जाके देख लो। मिस्सो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बच्चा ऐसा क्यों कह रहा था। जब मिस्सू अपनी शक्ल को आईने में जाके देखता है ना, तब उसको समझ में आता है। फिर मिस्सू अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन अभी भी वो घर पे छुप के आया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अपने पेरेंट्स को इस बारे में पता चले, क्योंकि उसके पेरेंट्स को पता नहीं वो कहाँ से कौन सा बहाना मारेगा। इस वजह से फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद सबसे पहले तो वो अपने बाल काटता है। बाल काटने के बाद वो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या रोबोट को अभी के टाइम पे खड़ा कर लूँ। इस वजह से वो रोबोट को ओपन कर देता है। रोबोट खड़ा हो जाता है और उसको तो सारी यादें पता ही थी। इस वजह से रोबोट कहता है कि अब तुम क्या करोगे? मिस्सो कहता है कि कुछ ना कुछ करूंगा, और मिस्सो ऐसे कपड़े ढूंढने लगता है जिसके कारण उसके मसल्स ज्यादा ना दिखे। इस वजह से वो ऐसे कपड़े पहन लेता है। उसके बाद वो सोचता है कि थोड़ा मेकअप कर लिया जाए, और मेकअप का सामान उसके पास तो था नहीं, लेकिन उसकी मॉम और उसकी बहन के कमरे में जरूर था। इस वजह से वो अपनी मॉम के कमरे में जाके थोड़ा मोड़ा मेकअप कर लेता है। और फिर मिस्सो निकल पड़ता है परमैन के सूट में। और मिस्सो के पास जो परमैन का मास्क था ना, इस वजह से उसको ज्यादा दिक्कत नहीं थी। और वो पाको के पास पहुंच जाता है, लेकिन पाको एक एक्सपर्ट लड़की थी। इस वजह से उसको पता चल जाता है और कहता है कि मिस्सो, तुम थोड़े अलग अलग लग रहे हो। मिस्सो थोड़ी बात को बदलने की कोशिश करता है और कहता है कि काम पे ध्यान दो।
ज़्यादा बकवास मत करो क्योंकि मैं परमैन का लीडर हूँ। बाको कहती है कि लेकिन आज तुम्हें परमैन का लीडर होने की बात कहाँ से याद आ गई? और जो मिस्सू होता है ना वो कुछ भी नहीं बोलता है और अपने काम पे ध्यान देता है। सुबह से लेके शाम तक वो लोग काम करते हैं अच्छे से। और फिर पाको कहती है कि क्यों ना हम लोग सुमिरे का कॉन्सर्ट देखने जाए, क्योंकि मेरे पास टिकट है 2। मिस्सू, पायान और मंकी तीनों के तीनों रेडी हो जाते हैं। और जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि कब है कॉन्सर्ट। सो जो पाको होती है ना वो कहती है कि आज रात को आ जाना, और वो भी अपने परमैन वाले सूट में आना, क्योंकि मैंने ये कहा था कि वो परमैन आने वाला है, मिस्सू वो नहीं। फिर जो परमैन होता है वो कहता है कि हाँ हाँ पता है पता है। और फिर मिस्सू अपने घर वापस आ जाता है और ये बात उसके रोबोट को बताता है। उसका रोबोट जो होता है ना वो कहता है कि तुम्हारी तो मौज ही मौज है। फिर मिस्सू कहता है कि चिंता मत करो, कल स्कूल तुम ही जाओगे। वैसे भी मैं तुम्हें ऑन करना भूल गया था, इस वजह से पिछले 4 दिनों से स्कूल नहीं गया था, और सर ने भी मुझे बहुत डांटा था। और तुम युकिको से भी मिल सकते हो स्कूल में। फिर जो मिस्सो का रोबोट होता है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और मिस्सो जो होता है ना वो परमानेंट सूट पहन के रात को निकल पड़ता है घर से। और मिस्सो का रोबोट अभी भी उसको देखे ही जा रहा था। मित्सुओ फिर उस जगह पे चला जाता है जहाँ पे पाको, पायान, मित्सुओ और मंकी ने मिलने का डिसाइड किया था। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो पाको होती है ना वो कहती है कि हमारे लिए वीआईपी एंट्री है। मित्सुओ कहता है कि ठीक है चलो। फिर पाको उसको ले जाती है पीछे के दरवाजे से। मित्सुओ कहता है कि ये कौन सी एंट्री है, वीआईपी एंट्री तो उस साइड से थी ना। पाको कहती है कि हमारे वीवीआईपी एंट्री है। मित्सुओ कहता है कि वीवीआईपी एंट्री लेकिन पीछे के दरवाजे से। पाको कहती है कि तुम ज़्यादा सवाल मत करो और चलो मेरे साथ। और पाको उसको फिर उस जगह पे ले जाती है जहाँ पे सुमिरे रहती थी, यानी कह सकते हो कि सुमिरे अपना मेकअप कर रही थी। मिस्सू वहाँ पे जाने के बाद सुमिरे को देख के लट्टू हो जाता है फिर से। और फिर जो मिस्सू होता है ना वो अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल करता है और कहता है कि मैं परमैन का लीडर हूँ, आप तो मुझे जानती ही होगी। सुमिरे जो होती है ना वो हंसती है और कहती है कि हाँ मैं तुम्हें जानती ही हूँ। और जो सुमिरे का रोबोट होता है और फिर वो मिस्सू के पास आता है और कहता है कि वैसे मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनी थी, और वैसे मैं तुमसे कब से मिलना चाहती थी। मैं तुमसे 2-3 बार तो मिल चुकी थी लेकिन अच्छे से बात करने का मौका नहीं मिला था। आज शायद से मौका मिला है, इस वजह से मैं तुमसे बात करना चाहती थी। मिस्सू कहता है कि हाँ हाँ कीजिए कीजिए, कौन सी बात करनी है। फिर जो मिस्सू मिरे होती है ना वो कहती है कि असल में देखा जाए ना तो असली सुपरस्टार तो तुम हो। मिस्सू कहता है कि वो कैसे? सुमिरे कहती है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पे एक्टिंग करती हूँ लेकिन तुम तो असलियत में लोगों की मदद करते हो, इसलिए देखा जाए तो असली सुपरस्टार तो तुम हो। मिस्सू कहता है कि हाँ वैसे देखा जाए तो ये भी सही है। इस वजह से सुमिरे जो होती है ना वो कहती है कि इस वजह से मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहती हूँ, और उसके पास आती है और उसको एक किस कर लेती है, जिसको देख के वो मिस्सू पूरा लट्टू हो जाता है। और जो पाको होती है ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अपने रोबोट पे, और उसके जो रोबोट होती है ना वो उसको आंख मारती है। और जो पाको होती है वो कहती है कि इस रोबोट की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और जो मिस्सू होता है वो कहता है कि खैर हम आपके कॉन्सर्ट को देखने के लिए आए हैं। सुमिरे जो होती है ना वो अपनी असिस्टेंट को बुलाती है और कहती है कि इनको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीट देना। और इसकी असिस्टेंट जो होती है ना वो उन लोगों को फ्रंट सीट पे ले जाती है जहाँ से सुमिरे का कॉन्सर्ट अच्छे से दिखे। और सुमिरे के कॉन्सर्ट को कंप्लीट करने के बाद जो परमैन होता है ना वो अपने घर वापस आ जाता है। और वो अपने घर वापस आ रहा था ना तो झूमता झूमता जा रहा था। तभी वो जो गोला होता है ना वो उसके पास आ जाता है। और उस गोले को देख के मिस्सू जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो नीचे गिरने से पहले ही अपने आप को संभाल लेता है। मिस्सू जो होता है ना वो उस गोले से कहता है, साले तू मेरे को एकदम मरवा देगा। जो गोला होता है ना वो जोर जोर से हंसने लगता है और उसके अंदर से एक आवाज़ आती है और कहती है कि एक कॉन्सर्ट को देख के तुम खुश हो गए। सो मिस्सू जो होता है वो कहता है क्या तुम बात भी कर सकते हो? गोला जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। असल में मेरे अंदर जो है ना वो तुमसे बात कर रहा है, और वो भी सिर्फ कुछ टाइम तक ही बात करेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। मिस्सू जो होता है वो कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। गोला कहता है कि तुम्हें जितना समझना चाहिए ना उतना ही समझो। और उसके अंदर से फिर से आवाज़ आती है और कहती है कि मैं जान सकता हूँ कि तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? मिस्सू जो होता है वो कहता है कि आज मुझे सुमेरे का कॉन्सर्ट सुनने को मिला ना, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो वो आवाज़ फिर से आती है और कहती है कि सिर्फ कॉन्सर्ट की वजह से तुम इतना ज़्यादा खुश हो गए? खुश होने की कोई वजह पक्की होनी चाहिए। वो मिस्सू जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी कुछ बात समझ नहीं पा रहा हूँ। वो आवाज़ फिर आती है और कहती है कि हो तो तुम अभी बच्चे ही, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें वो कॉन्सर्ट पसंद आया या सुमेरे पसंद आई? मिस्सू जो होता है ना वो थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है कि सुमेरे और उनका कॉन्सर्ट दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर वो आवाज़ कहती है कि दोनों में से कोई एक बताओ, तुम्हें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? मिस्सू कहता है कि मुझे तो सुमेरे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर जो उसके अंदर आवाज़ आती है और कहती है कि मैं जिस जगह पे हूँ इस जगह पे तो लोग ऊपर उठने के लिए अपने सपनों को छोड़ देते हैं,
और तुम सिर्फ एक लड़की के पीछे पड़े हो। फिर मिस्सो कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उसे पसंद करता हूँ तो करता हूँ, उसमें तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है? वो आवाज़ कहती है कि मुझे कोई जलन नहीं हो रही है और मुझे कोई मतलब नहीं है कौन सी लड़की किसे पसंद करती है, कौन सा लड़का किस लड़की को पसंद करता है। मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ, ये गोले ने तुम्हें चूज़ किया है तो तुम्हें उसका मतलब समझना चाहिए। तुम्हें अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए। अगर नहीं समझ सकते तो मना कर दो। मित्सुओ कहता है कि मैंने कब कहा था कि ये गोला मेरे पास आए? मैंने कब कहा था कि मैं सारी ज़िम्मेदारियों को सँभालूँ? मैंने कब कहा था कि मैं ताकतवर बनूँ? ये गोला ये सब कुछ चाहता है। फिर वो आवाज़ फिर आती है और कहती है कि या तो ताकतवर बनो या तो अपनी नॉर्मल लाइफ जियो। ताकतवर बनोगे तो तुम वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो तुम चाहते हो, लेकिन अगर नॉर्मल लाइफ जियोगे तो तुम्हारे हाथ में सब कुछ नहीं होगा। तुम जो चाहते हो वो सब कुछ नहीं हासिल कर सकते हो। मिस्सो जो होता है वो कहता है कि क्या मैं ताकतवर बन जाऊँगा तो सब कुछ हासिल कर पाऊँगा? मिस्सो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। वो आवाज़ कहती है कि अभी के टाइम पे उस सारी चीज़ों के बारे में सोचने का समय नहीं है। अभी के टाइम पे तुम जो कर रहे हो वो करो। जब समय आएगा तब मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है। उसके बाद वो आवाज़ बंद हो जाती है। मिस्सो को उसकी आधी बात समझ में आई थी, आधी बात बिल्कुल भी समझने में नहीं आई थी और कहता है कि खैर मुझे क्या करना है, जब समय आएगा तब पता चल ही जाएगा। इस वजह से मिस्सो फिर अपने घर पर वापस चला जाता है। घर वापस जाने के बाद वो कहता है कि वैसे आज क्या-क्या हुआ? फिर जो मिस्सो का रोबोट होता है ना, वो कहता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बाहर गया था खाना खाने के लिए, क्योंकि उसके फादर बहुत ज़्यादा ही खुश थे क्योंकि उनको प्रमोशन मिला था कंपनी के अंदर। मिस्सो फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अपने फादर के प्रमोशन के बारे में सुन के। फिर मिस्सो उसी तरह उस रात को बिता देता है। फिर सुबह स्कूल जाता है, शाम को ड्यूटी करता है अपनी परमैन की। ऐसे ही उसके दिन बीतते जाते हैं और धीरे-धीरे करके वो 8 दिनों को बिता देता है। उसके बाद उसका समय आ चुका था उस दुनिया में जाने का, जिस दुनिया में वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन सकता था। लेकिन उसको सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो यहाँ पे अपने रोबोट को छोड़ के जा सकता है, लेकिन बर्डमैन को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर गलती से बर्डमैन को इसके बारे में पता चल गया ना, तो उसकी शामत आ जाएगी। उसको नहीं पता था कि फिर क्या होगा। और उसके अलावा भी एक और दिक्कत थी कि उस दुनिया से इस दुनिया में जब वो आएगा ना, तब वो उस दुनिया के अंदर 32 दिनों के लिए गायब रहेगा। तब वो उस दुनिया वाले पेरेंट्स को कैसे समझाएगा कि वो 32 दिन के लिए गायब है? और वो ज़्यादा नहीं सोचता है और कहता है कि ठीक है, मेरे वापस जाने का वक़्त आ चुका है। और वो रोबोट को कहता है, ज़रा सँभाल के एक्टिंग करना, किसी को पता ना चल जाए और ख़ास करके बर्डमैन को भी ना पता चले। जब बर्डमैन आए ना तो तुम कहीं छुप जाना, ताकि तुम बर्डमैन के सामने ना आ पाओ। फिर रोबोट कहता है कि ठीक है और मिस्सो उस दुनिया में चला जाता है। ब्लू स्टार प्लैनेट पे वापस आने के बाद मिस्सो बहुत ज़्यादा खुश था और कहता है कि चलो यहाँ पे फिर से ताकतवर बना जाए। और कहता है कि मेरी कॉलेज भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। 5 दिन बाद मेरे कॉलेज स्टार्ट होने वाली है और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज तक मैंने कभी कॉलेज लाइफ नहीं देखी है। मिस्सू धीरे-धीरे करके एक्सरसाइज किए जा रहा था, लेकिन अभी तक उसने लियांग लिक्विड का इस्तेमाल नहीं किया था, जो कि खाने में काम आता है, क्योंकि वो चाहता था कि सबसे पहले वो अपनी स्मैश लिक्विड को ख़त्म कर दे, क्योंकि दोनों को साथ में लेना रिस्की हो सकता है उसकी बॉडी के लिए। फिर वो सोचता है कि वो सबसे पहले क्या करे और कहता है कि चलो थोड़ी देर के लिए ब्रीथिंग टेक्निक की जाए और ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके फियांग एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और धीरे-धीरे करके वो अपनी लिमिट तक पहुँच जाता है। उसके कुछ टाइम बाद वो सेकंड स्टेज तक पहुंच जाता है ब्रोंज लेवल के और वो बहुत ज़्यादा खुश था और कहता है कि ऐसी इम्प्रूवमेंट अगर चलती रही ना तो बहुत जल्दी मैं सिल्वर रैंक तक भी पहुंच जाऊंगा। लेकिन मुझे अपने रैंक को संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि राहुल ने बताया था कि अगर जल्दी जल्दी रैंक बढ़ाने के चक्कर में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है और अगर जल्दी जल्दी अगर वो रैंक बढ़ाएगा ना तो किसी और को शक भी हो सकता है कि वो गलत लिक्विड ले रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है। और जो मिस्सू होता है ना, फिर वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है और उनको कहता है कि वो राहुल के घर से वापस आ चुका है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको देखे ही जा रहे थे। मिस्सू कहता है कि क्या हुआ पेरेंट्स? सो उसके जो फादर होते हैं ना, वो कहता है कि सच बताओ मिस्सू, क्या तुमने किसी गलत चीज़ का इस्तेमाल किया है अपनी ताकत को जल्दी बढ़ाने के लिए? मिस्सू कहता है कि नहीं। फिर मिस्सू की मॉम कहती है कि तुम्हारा भाई अभी भी ब्रोंज लेवल तक पहुंचा है, लेकिन तुम इतनी जल्दी सेकंड स्टेज तक पहुंच गए। मिस्सू जो होता है वो कहता है कि असल में वो मिस्सू का फादर जो होता है ना, वो उसके पास आता है और उसके ऊपर हाथ रखता है और आँखें बंद कर लेता है और उसको देखने की कोशिश करता है उसके अंदर। लेकिन उसको अंदर उसको सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है। इस वज़ह से वो बहुत ज़्यादा खुश था और कहता है कि चलो, ये सब कुछ तो ठीक है कि तुम बहुत जल्दी ब्रोंज़ लेवल के सेकंड स्टेज तक पहुँच गए, लेकिन किसी गलत चीज़ का इस्तेमाल मत करना। और फिर मिस्सो कहता है कि ठीक है। मिस्सो की मॉम कहती है कि ठीक है, तुम अपने कमरे में वापस जा सकते हो। मिस्सो अपने कमरे में वापस चला जाता है। मिस्सो के जो डैड होते हैं ना, वो मिस्सो की मॉम को कहते हैं कि
ये परेशानी वाली बात हो सकती है कि एक डी रैंक का अवेकनर इतनी ज़्यादा ताकत के साथ जल्दी-जल्दी आगे बढ़ रहा है। और जो मिस्सो की मॉम होती है वो कहती है कि क्या हमें मिस्सो के ऊपर नज़र रखनी चाहिए? मिस्सो का डैड कहता है कि नहीं, मुझे भी नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। लेकिन अगर ये सब कुछ मेरे बेटे की भलाई के लिए हो रहा है, तो मुझे इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। लेकिन हाँ, तुम्हें इस बात का ज़रूर ख़्याल रखना होगा कि मिस्सो किसी से मिले-जुले ना, ताकि मिस्सो के इस राज के बारे में किसी और को पता ना चले। मिस्सो की मॉम हाँ में सिर हिलाती है। फिर मिस्सो की तरफ हम देखते हैं, जो कि अपने कमरे में शांति से आ जाता है। और ऐसे ही धीरे-धीरे करके 3 दिन बीत जाता है और मिस्सो की इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रही थी। मिस्सो के डैड ने उसे सब कुछ समझा दिया था कि उसकी पावर को उसको जल्दी सबके सामने नहीं दिखाना चाहिए। उसको नहीं पता है कि वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसको अपनी ताकत को छुपा के रखना चाहिए। इस वजह से उसको छुपाने की टेक्निक भी दी थी उसके फादर ने, और उसको मिस्सो ने बहुत जल्दी सीख भी ली थी। और जो मिस्सो होता है ना, वो ब्लैक ट्रेनिंग हॉल में अभी भी एक्सरसाइज और ट्रेनिंग किए जा रहा था। मिस्सो फिर अपने भाई की तरफ देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा लगन से एक्सरसाइज किया जा रहा था। मिस्सो फिर मन ही मन कहता है कि ये जैसा भी हो, लेकिन ट्रेनिंग करने की बात आए ना, तो ये बहुत ज़्यादा कमाल का है। अगर मेरी बात करूँ ना, तो मुझसे भी ज़्यादा कमाल का ये है। लेकिन 2 दुनियाओं के बीच ट्रैवल करने की वजह से मेरी ताकत इतनी ज़्यादा जल्दी-जल्दी बढ़ रही है, क्योंकि मुझके ऊपर मेरे ऊपर जो प्रेशर पड़ता है ना, उसकी वजह से मेरी एनर्जी भी अच्छे से स्टेबल हो जाती है और साथ ही साथ मेरी बॉडी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, जिसके कारण मेरे अंदर के ऑर्गन्स भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। जिसकी वजह से मेरी फीइंग एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करने की ताकत भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ मैं उसको बहुत जल्दी स्टेबल भी कर सकता हूँ अपने शरीर के अंदर। और इस वजह से मेरी ताकत इतनी जल्दी बढ़ रही है। लेकिन इसकी बात अलग है, ये एक नेचुरल टैलेंट है। काश ये बहुत ज़्यादा हाई रैंक का अवेकनर होता, तो हमारे परिवार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो सकती थी। लेकिन ख़ैर क्या ही कर सकते हैं। फिर मिस्सो का जो भाई होता है ना, वो मिस्सो के पास आता है और कहता है कि क्या हुआ भाई? अभी भी उस लड़की के बारे में सोचे जा रहे हो, जिसको हमने अवेकनर सेरेमनी के अंदर देखा था? उस लड़की के बारे में भूल जाओ, क्योंकि मैंने उसके बारे में कुछ पता करवाया है। मुझे पता चला है कि वो जो है ना, वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली से बिलॉन्ग करती है। उसकी जो फैमिली है ना, वो हमारी फैमिली से तो कहीं ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए उसके बारे में अगर सपने देख रहे हो ना, तो छोड़ दो। फिर मिस्सू जो होता है ना, वो कहता है कि किसने कहा कि मैं उसके बारे में सपने देख रहा था? फिर मिस्सू भी अपने मन ही मन सोचे जा रहा था, क्या वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है? मुझे लगा था कि अगर मैं उस दुनिया वाली सुमेरे के साथ नहीं रह सकता हूँ, तो इस दुनिया वाली सुमेरे के साथ तो रह ही सकता हूँ। फिर वो सोचने लगता है कि यार, मुझे ये सारी चीज़ें बारे में नहीं सोचना चाहिए, अभी मैं बच्चा ही हूँ। फिर मिस्सू जो होता है ना, वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम ये कह रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है, तो मैं भी उतना ज़्यादा पावरफुल बनूंगा। उसके भाई को चिढ़ाने के लिए कहता है, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि उसका जो भाई है ना, वो उससे हर बात में चिढ़ता है। मुझे उस गोले ने मेमोरी दी थी इस दुनिया के रिलेटेड। मुझे लगा था कि इस दुनिया के होस्ट की मेमोरी है, लेकिन नहीं, वो मेमोरी उस दुनिया के उस गोले ने मुझे दी थी सारी इस दुनिया के रिलेटेड और इस दुनिया के मिस्सो को रिलेटेड। और मुझे ये भी पता चला था कि जो इस दुनिया का मिस्सो है ना, वो जब छोटा था ना, तब उसके बड़े भाई ने बहुत ज़्यादा उसकी मदद की थी। यानी ये देखने में बहुत ज़्यादा बुरा लग सकता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। फिर मिस्सो जो होता है ना, वो कहता है कि लेकिन तुम यहाँ पे क्यों आए हो? फिर मिस्सो का जो बड़ा भाई होता है ना, वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। फिर मिस्सो कहता है कि क्या तुम फाइटिंग करना चाहते हो मेरे साथ? मिस्सो का बड़ा भाई कहता है कि हाँ। और फिर मिस्सो जो होता है ना, वो फाइटिंग पोज में आ जाता है। उसने अपनी पावर को छुपा के रखा था। वो अभी भी ब्रॉन्ज लेवल के पहले स्टेज के अंदर ही दिखा रहा था, लेकिन असलियत में उसकी ताकत सेकंड स्टेज पर थी। और फिर वो उसके साथ फाइट करने लगता है और वहाँ पे उसके टीचर भी आ चुके थे और कहता है कि ठीक है, यहाँ के रूल मैं समझा देता हूँ। अगर जो सबसे पहले रिंग के बाहर चला जाता है ना, वो आउट ही समझा जाएगा। क्या तुम दोनों को रूल मंजूर है? उसके बाद वो उनको और कुछ रूल समझाता है। वो दोनों मान जाते हैं। फिर वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला अपर हैंड मिस्सो का था, लेकिन उसका भाई बहुत जल्दी वापसी कर लेता है और उसके ऊपर हमला किए जा रहा था। उसकी जो लड़ने की ताकत थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी मिस्सो से। अगर मिस्सो सेम स्टेज पे होता ना, तो उसका बड़ा भाई बहुत ज़्यादा हावी होता था उसके ऊपर। और फिर मिस्सो कहता है कि सच में यार, इसकी तो लड़ाई करने की ताकत बहुत ज़्यादा खतरनाक है और साथ ही साथ ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा है। भले ही ये कैसे भी ट्रेनिंग करे, लेकिन मैं इसका कोई भी मुकाबला नहीं हूँ। अभी भी मैं सेकंड स्टेज की पावर को अनलॉक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अभी भी मुझ पे भारी पड़ रहा है। मिस्सो का जो बड़ा भाई होता है ना, वो सोचने लगता है, ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो रहा है? और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसकी ताकत नॉर्मल भी तो लग ही नहीं रही है। मैंने बचपन से ही बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग की है, लेकिन ये बचपन से लेके अब तक गधों की तरह खाता रहता था। और फिर मिस्सो जो होता है ना, वो मिस्सो के बड़े भाई को चिढ़ाता है और कहता है कि बस इतनी ही ताकत है। और मिस्सो के बड़े भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से हमला करने लगता है। मिस्सो को पता चल चुका था कि उसने बहुत ज़्यादा भारी मिस्टेक कर ली है उसको चिढ़ाते हुए। और फिर मिस्सो जो होता है ना, वो गलती से उसको कुछ रोकने के लिए जाता है,
लेकिन उसके बड़े भाई को लग रहा था कि वो उसको फिर से चिढ़ा रहा है, कि उसके सामने कोई औकात ही नहीं है। इस वजह से मिस्सो का बड़ा भाई जो होता है ना, वो पूरी ताकत लगा देता है और मिस्सो को फिर फाइनली हरा देता है। मिस्सो जो होता है ना, वो कहता है कि भाई मैं बचपन से यहाँ पे नहीं था, अगर बचपन से यहाँ पे होता ना तब भी मैं ही ताकतवर होता, क्योंकि मैं परमैन के रूप में पहले ही उस दुनिया में बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, और इस दुनिया में होता ना तब भी मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर होता। लेकिन मिस्सू अपने अंदर देखता है कि उसके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया है और उसका शरीर बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है, और उसकी जो फियांग एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की ताकत स्पीड थी ना, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मिस्सू कहता है कि चलो, इस लड़ाई से मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है, इस वजह से मुझे लगता है कि ट्रेनिंग नॉर्मल करने से अच्छा है कि वो लड़ाई ही करे, और वो जितनी ज़्यादा लड़ाई करेगा ना उतनी उसके लिए अच्छा ही बात होगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।